वन। हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? या कैसे हो सर? कैसे हो? आवाज ऑल वेल सुनाई आ ऑल। अ, हमारे साथ, हाँ, आज हमारे साथ है श्याम जी मुंबई से, तनवीर जी है और प्रकाश जी है, और मैं खुद जसवंत बामनिया बीसा पेज पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और काफी अपने व्यूअर्स और उनका सबका जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए कुछ अच्छी बात और अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ चीजें पॉजिटिव हो उस पर अपने बात करेंगे। सर सबसे पहले बात करते हैं श्याम जी आपसे। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। सर हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी गुजरात वालों को हम्म, ये शुभकामनाएं करना चाहूंगा हम्म, कि जी जी। आज से या शायद कल से गुजरात से पूरा ओपन हो रहा है हमारे सलोन इंडस्ट्रीज, पूरे ब्यूटी इंडस्ट्रीज वालों को। हम्म, तो पहले हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। श्याम जी, आपके बारे में तो क्या बताएं, आपकी तारीफ बहुत सारी सुनी हुई है आपके बारे में। आगे ज्यादा तो क्या डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप एक मौका मिला है आपसे बात करने का, तो एक बात करने थैंक की यू सर, कोशिश करते हैं थैंक कि यू। ये प्रोफेशन में आप कैसे आए और ये प्रोफेशन में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे इस प्रोफेशन में आए आप? सर ऐसा तो हिस्ट्री लंबा है, बट इतना ही बोलूंगा कि मैं आया जब बॉम्बे तो ऑलरेडी हमारे गुरु हरीश भाटिया जी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, और हम तो ऐसा कह सकता हूँ खानदानी बिजनेस है ये। हम्म, तो जब मैं यहाँ पे आया और मेडिकल में मैं था सर, मैं 2 साल तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, वो काम कर रहा था मैं। हम्म, तो फ्राइडे सैटरडे या जो भी वीकली हॉलीडे होते थे हमारे, खासतौर से जब 15 अगस्त हुआ, ऐसा कोई भी वीकली हॉलीडे, तो मैं छुट्टी के दिन देखा करता था हरीश जी के पास, यार अच्छा लाइन लगता है हम्म, और अच्छे लोग उनको भाव के साथ और इतने मान के साथ बुलाते थे। तो मैंने यार इंडस्ट्री में ऐसा देखा नहीं था कभी पहले ये, हम्म, कि जिस तरह से राजस्थान में एक गांव है, छोटा सा कस्बा है मेरा, तो 100 जन का, उस समय तो मैं बोलूँ तो शायद 38 ईयर बैक की बात है ये, और मुश्किल से 200 घर थे हमारे गांव में तो। ओह, और यहाँ आके देख रहा हूँ तो उनका जो रुतबा था या बात करने का तरीका था लोगों का, या हरीश जी का जो प्रेजेंटेशन था काम करने का ना, वो मेरे दिल को छू गया कि यार हमारा खानदानी धंधे को इतना इज्जत और मान मिल रहा है और इतना अच्छा लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं ये सीखा जाए। वेरी गुड। तो बस थोड़ा वहां से शुरुआत हुई, वही संडे संडे काम करने लगा। और इतना ही कहूंगा कि उसके बाद कुछ 2 साल में मुझे उस टाइम टाइफाइड हुआ और मैं राजस्थान चला गया। तो उस टाइम को इतनी दवाएं नहीं होती थी, फादर को ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ आ जाओ, तुम देसी हवा खाओगे, गांव की, कुछ तंदुरुस्त हो जाओगे और वापस चले जाना। उस समय कुछ टेलीग्राम नहीं हुआ करते थे या टेलीफोन तो होते ही नहीं थे मोस्टली यहाँ पे। तो 6 मंथ लग गया, और 6 मंथ में जब रिटर्न आया मैं, तो हमारे ऑनर ने बोल दिया भाई आप अभी आराम करो, हमने किसी दूसरे को अपॉइंट कर दिया है। ओके। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी कि ऑलरेडी मैं संडे संडे काम करता था और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इससे अच्छा और कोई बिजनेस नहीं है। और जब मैंने शुरुआत की तो मैं शायद विद इन 1 वीक में मैंने उतना पैसा कमा लिया था जो मुझे महीने में मिलता था। ओह, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट नहीं था, प्लस पॉइंट बन गया कि यार मैं 300 रुपए की मैं नौकरी करता था उधर, और 300 रुपए मैं हफ्ते में या 3 दिन में 2 दिन में कमा लेता हूँ यहाँ पे। बस वो समझ लीजिए मेरी शुरुआत थी, और इस इंडस्ट्री में आप लोग का प्यार और जो जुड़ता गया और ये कारवा आगे बढ़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। पर एक बात मैं आपसे बोलूंगा इस बात पे, एक छोटा सा पॉइंट, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले हरीश जी का भी था लाइव हमारे साथ, तो मुझे एक चीज कॉमन लगी दोनों चीज में, आप दोनों मतलब आप भाई हो शायद, दोनों भाइयों में, कि टाइफाइड इफेक्टिव रहा आप लोगों के लिए। नहीं सर, वो ऐसे ही रखिए, पहले पहले जैसे था वैसे। परफेक्ट था, नहीं, वर्टिकली रखो। पहले था वैसे रखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके हाँ, ओके। राइट मुझे ऐसा लगा 3 जन का स्क्रीन आ जाएगा, राइट, वेरी नाइस, नहीं, हाँ हाँ। ओके परफेक्ट। तो टाइफाइड है, टाइफाइड दोनों भाइयों की मतलब उसमें था, उनके में भी शायद टाइफाइड था। उनको भी था। उनका हाँ, उनका मैंने जहाँ तक मुझे याद है, उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा। हाँ, उनको भी कुछ ऐसा भी मतलब कुछ था, और वो गए थे गांव और फिर आए और फिर स्टार्ट किया। फिर आगे बात करते हैं। तनवीर जी आप। हेलो, आई कैन हियर। नहीं, कैसे हो सर? वॉइस बढ़िया इज नॉट क्लियर सर। सर, आ रहा है वॉइस मेरा? हाँ जसवंत जी, एक चीज पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा श्याम जी के लिए। उन्होंने जैसे बताया, ठीक है, हाँ जी। तो कहा कि वो मेडिकल से कुछ कनेक्ट होने वाले थे, अगर आज होते तो कम से कम 3 महीने
कौन बंद नहीं होता उनका, उनका कुछ ना कुछ बिजनेस बहुत बड़ा लॉस है। नहीं, पर जी अगर उसमें होते तो अभी इंडस्ट्री के लिए कितना हीरा अपने लिए नहीं होता ना अपने साथ में। कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है सर, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। सही बात। इसके लिए मैं तनवीर जी वापस एक बात काट रहा हूँ कि शायद मुझे आपके से अच्छे दोस्त नहीं मिलते वहां होता तो। ये बात भी सही है, ये बात इतने अच्छे प्यार करने वाले हमारे इंडस्ट्रीज के श्रोता नहीं मिलते। अब तो मैं ये बात क्वेश्चंस पूछे नहीं पूछे उत्तर देने वाली बात आ गई कि मुझे किसी ने पूछा गया समाज में कि भाई आपका फ्यूचर आपका लाइफ क्या है, तो मैं बोला मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं होता जो मैं आज कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बस इसका यही बोलूंगा मैं। नहीं, बहुत बड़ी बात बताई सर आपने, उसमें कोई दो राय नहीं है। तनवीर जी आपको पूछूंगा सर, आप कैसे आए इस फील्ड? तनवीर जी आवाज आ रहा है मेरा? जी बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ बताइए सर, जसवंत जी बताइए प्लीज। तनवीर जी आप इस इंडस्ट्री में पहले से थे या आपका आप कैसे आए इस प्रोफेशन में, या आपने ये प्रोफेशन था उसको पैशन बना दिया? क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? ये भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। तनवीर जी डिस्कनेक्ट हो गए चालू में, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। प्रकाश जी, हाँ जी आप क्या कहना चाहोगे? तनवीर जी रिकनेक्ट होते तो अपने करते हैं वापस उनको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ श्याम सर, सबसे yes, पहले yes, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो बीसा के प्लेटफॉर्म में आप आए, और आप तो हमारे गुरु है, हम आपको सर के ऊपर रख सकते हैं, तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म के आके आप यहाँ पे हमको थोड़ी सिखामन, थोड़ा गाइडलाइन सबको दे रहे हो, थैंक यू सर। फिर से मैं इसका एक ही बात बोलूंगा भोला भाई कि अब तो मेरे छोटे भाई हो। जी और जैसा आपने मुझे बताया तो उसका उत्तर वापस एक छोटे शब्दों में दे रहा हूँ कि आपने मुझे बोला कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हो, ऐसा नहीं है, ये मेरा घर है, आपको बताया हूँ मैं हमेशा, और याद दिला रहा हूँ कि गुजरात मेरा सेकंड होम है। राइट। जितना गुजरात से प्यार और इज्जत मान समय पैसा जो भी मैंने कमाया है तो आप लोगों से और आपके प्यार से और आपके सभी के बड़े और सभी गुरुओं दोस्तों से सभी को, तो मैं उसके लिए फिर से थैंक्स करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी और आपके से अच्छे दोस्तों को भी, जिस तरह से आज बीएसएन अपना ग्रुप बना है और जितने भी मान्यगण हमारे इस इंडस्ट्रीज में है, या ऐसा कह सकता हूँ फिलहाल जो भी अपना ग्रुप बीएसएन से बना है उनको तो मैं सबसे धन्यवाद करूंगा जो मुझे इस टाइम पे याद किया। बिल्कुल। श्याम जी सॉरी बीच में रोकूंगा आपको। तनवीर जी कनेक्ट हो गए अपने पास वापस। तनवीर जी आप हो गए तो आंसर दीजिए, और उससे पहले मैं आपको बोलूं, आपको उदय जी, अशोक पालीवाल जी सब आपको कैसे हो, हाय सर। जी अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव शो के अंदर। और आपको और भोला भाई आपको मैं अशोक जी को पहले बोलूंगा प्रणाम, ऐसे है ना, और उदय जी को बोलूंगा जय महाराष्ट्र। सर नमस्ते ऐसा बोलूं। बिल्कुल। तनवीर जी आपका क्वेश्चन था, उसके लिए आप बताइए सर। मैं कहता हूँ ये एक नफरत थी दिल के अंदर इस काम को लेकर, क्योंकि लोगों का नजरिया इतना नीचे था इस काम को लेकर, जैसे कि एक नाई, एक धोबी, एक मोची, इस तरह का एक बिहेवियर मैंने देखा है लोगों का। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे ना पीछे से मेरे जो खुद के दोस्त थे वो पीछे से ऐसे आवाज देते, ए हजाम, स्टार्ट जो ना दिल के अंदर नफरत सी हो गई थी कि नहीं यार इस प्रोफेशन को नहीं करना है, नथिंग। भाई माय फादर ऑलवेज बिहाइंड मी, वो कहता बेटा कंडीशन कितनी भी खराब हो लेकिन काम बहुत काम आता है और अच्छा है, ये आर्ट है, कम से कम चोरी करके नहीं खाते। सही बात। हम कभी चोरी करके ये काम नहीं करते, ना किसको धोखा देते हैं, एवरीथिंग वी डू इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ये हमारे डैडी का नजरिया था और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि एटलीस्ट यू शुड लर्न। तो मेरा ये था कि अगर मुझे सीखना है तो उस ऐसे से सीखना है, उस एजुकेशन वे में सीखना है, ताकि इसका जो फायदा है वो लोगों तक ऐसी चीज जिसमें रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। और तब आई डिसाइडेड कि आई शुड कम इनटू दिस प्रोफेशन बट इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर एजुकेशन, एंड ये काम शुरू हुआ। तो समझ लीजिए ये एक नफरत थी, और नफरत उस चीज से होती है जो आपके अंदर होता है, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उसी से आप नफरत करते हैं। आप किसी ऐसी चीज से नफरत नहीं करते जिसे आप नहीं जानते। तो ये नफरत की बहुत बड़ी एक वो बनी जो मैं इस प्रोफेशन में दोबारा एंटर हुआ अपने फैमिली
अंदर और एजुकेशन वाइज इसको आगे लेने की सोची। और यही बात है, ये एक वही यू कैन से जोर था, ये एक वही बम था। सॉरी, मैं बम का नाम ले रहा हूँ। हाँ, डोंट टेक डोंट टेक अदर वर्ड। जो भक्ति और मुझे उस तरफ ले गई कि हमें इसे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना। इसमें बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो इस तरह की करके इस काम को आगे की तरफ लेकर गए, एंड आई एम एंटर इनटू दिस प्रोफेशन। फिर उसके बाद हुआ यह कि सर मैंने अपने इस प्रोफेशन को अपने किसी रिलेटिव के यहाँ थोड़ा बहुत सीखा, अपने फादर के पास सीखा, ठीक है। माय फादर डिडंट हैड मनी, मैं मतलब आपको बताना चाहूंगा, ही डिडंट हैड मनी क्योंकि ही वाज रनिंग बार्बर शॉप। सर आपको पता है कि उस जमाने में बार्बर शॉप को रन करना मतलब आप कितना कमाते थे, या तो आप खा लें, ठीक है, या आप थोड़ा बहुत एजुकेशन ले लें, उसके अलावा आपके पास कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी। जो हमने माय मदर पेड, यू नो, शी पेड ज्वेलरी को इंटरेस्ट पे गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसा दिया। मैंने कोर्स किया, कोर्स करके ये कसम खाई कि मेरी मदर को जिसने जितना दिया है उसका 1000 गुना आई विल अर्न एंड गिव हर। यू नो, ये डेडिकेशन था और उनकी कुर्बानियां थी बहुत बड़ी कि उन्होंने अपना पेट काट के हमें एजुकेशन के लिए कभी मना नहीं किया। ये भी एक एजुकेशन ही था, कभी मना नहीं किया। और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है कि वी आर वर्किंग इन इंडस्ट्री। ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अहबाब हैं, आप लोग हैं, एसोसिएशन हैं कि उन्होंने इतना नाम बनाने में हमारी मदद की है और अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं जो हमेशा दुआ करते रहे हैं और अच्छे प्रोफेशनल लोग रहे हैं जिनसे हम इंस्पायर होते रहे हैं। प्रकाश जी आपसे इंस्पायर हुए हैं, श्याम जी आपसे तो बहुत इंस्पिरेशन ली हमने। शुरू से सुना है, हम तो आपके पोस्टर देखते थे, हम कहते हैं अपनी बाबा। मैं आगे बताऊंगा बहुत सारी बातें आपके बारे में जो आपको भी नहीं पता है, मैं बताऊंगा आपके बारे में भी। सर हर एक को नहीं होता। और उसके बाद क्या हुआ, ये सोचा कि इसे आगे ले जाना है तो कम से कम अपनी कम्युनिटी और उन लोगों को जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास आर्ट है, हुनर है, उन्हें एजुकेशन वाइज हम किस तरह से आगे लेकर जाएं। तो हमने एकेडमी का निर्माण किया। मतलब समझ लीजिए हमने सिखाना तब से शुरू कर दिया था जब से हमने सीखना शुरू किया था। तो ये ऑलरेडी दिल के अंदर था कि वी हैव टू टीच पीपल, हमें उन्हें सिखाना है। ओके, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमारा भी बढ़ता है क्योंकि हम बांटते गए। और ये अमेरिका से हर किसी को अपनाना चाहिए। ज्ञान बांटो, आप सिखाओ, हर किसी को सिखाओ, अपने घर में हर किसी को इस आर्ट को सिखाओ, क्योंकि जितना आप सिखाते हैं उतना ही आप देखिए तरक्की के रास्ते बहुत बढ़ते चले जाते हैं, एंड यू गेट अ रिस्पेक्ट इन अ लाइफ। राइट। बिल्कुल 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 सही बात है सर, आपने बताई वो बहुत बड़ी बात है। ज्ञान बांटना, सीखना, सिखाना बहुत बड़ी बात है। प्रकाश जी, अभी आप कुछ श्याम जी से एक चीज और ऐड चाहूंगा। ये वहां पर कोर्स करने तक ही सीमित नहीं रहा, उसके अलावा सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आई वेंट इंटरनेशनली अक्रॉस डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज के अंदर हम गए हैं, वहां पे मैंने कोर्सेज किया है, सीखा है, उनका तरीका सीखा है, ठीक है, और देखा है कि किस तरह से फैशनेबल वर्क काम करता है, और हमने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान में उसे किस तरह से लागू किया जाए, और अभी भी कर रहे हैं, ताकि एजुकेशन के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें और उनको रोजगार का जरिया मुहैया कराएं, उनको दिलाएं रोजगार का जरिया, और वो अपने लोग जो है अपने घर गृहस्थी को, अपने घर वालों को और अपनी फैमिली को वो मेंटेन कर सके, पाल सके और अच्छी लाइफ दे सके। वेरी गुड, सुपर। थैंक यू। श्याम सर, आपके लिए एक सवाल रहेगा। सर हमने देखा है कि आपने ये मुकाम पे पहले से पहुंचने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है, जो हमने भी देखा है। तो हमको ये बताओ कि ये आपका लक है या फिर आपकी मेहनत है सर? अब दोनों चीज आपके सामने ही है। लक तभी आपका साथ देता है जब आप मेहनत करते हो। सही है। यदि लक आपका ऐसे साथ, अब मैं घर बैठता और मुझे ऐसा बोला जाता कि भाई आप एक अच्छा आर्टिस्ट कहलाओ, है ना, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि मैं हेयर ड्रेसर होता, मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता यदि मेहनत नहीं करता तो। राइट। और लक भी तभी साथ देगा आप जब आप उसके ऊपर पूरी तरह से ऐसा टूट पड़ोगे लक के ऊपर आप। लक जल्दी से किसी को साथ नहीं देता है। लक के लिए भी आपको बार बार उसको, है ना, परिश्रम की होड़ में लगना पड़ेगा, जुनून में लगना पड़ेगा। आपको ऐसा लगना है कि मुझे दिन है न रात है न सुबह न शाम है, वो दिखना नहीं चाहिए कि मैं कौन से घड़ी में और किस समय कहाँ खड़ा हूँ। सर क्योंकि ये इसके लिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हम कभी बड़े बड़े शो में जाते हैं, छोटे शो में जाते हैं, तो कभी कभी
आपके कई कई बातें सुनते हैं तो एक फीलिंग भी आता है कि भाई सर ने इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया है। तो तभी ये सवाल हमारे मन में भी आता है सर, क्योंकि देखो हर बड़े आदमी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो चीज़ क्या होती है, हम उसको लक मानते हैं या हमारी मेहनत भी होती है, ऐसे हो इसके लिए बता रहा हूँ। मैंने द्रोणाचार्य जी से बात लाइव किया था लास्ट, तो जो मेरे महाभारत के हैं द्रोणाचार्य जी, जो सुरेंद्र पाल जी आप, हाँ तो जी। ऐसे ही बात चली, उन्होंने मुझे बोला श्याम जी आप तो उतने बड़े एक विद्वान और अच्छे इंसान के रूप में आपने इतनी उपलब्धि पाली है, और जिस मुकाम पे आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चलते गए, तो मैं तो ऐसा बोलूंगा जैसे इंद्रधनुष की तरह या अर्जुन की तरह आपने निशाना बरोबर आप पे रखा वगैरह। तो उनको सौभाग्य था कि मैं उनके साथ काम करने, तब मैंने उनको याद दिलाया कि सर आपको साथ याद नहीं हो तो मैं बोरीवली से साइकिल लेके फिल्म सिटी आया हुआ हूँ, हाँ सर। और गोरेगांव से मैं फिल्म सिटी पैदल आया हुआ हूँ, और वो भी 1-2 बार नहीं, 4 बार 10 बार, क्या जो बात आज की डेट में भी कोई नहीं जा सकता वहां पे। यदि आज कोई बंदा जा सके तो मैं जो बोलो उसको पगार पैसा देने को तैयार हूँ, यदि आज भी चला जाए, यदि वो फिल्म सिटी गोरेगांव से चल के तो दैट्स अ हार्ड वर्किंग। लक तभी साथ देगा जब आप लक के पीछे लगोगे, हाँ। बैठे बैठे कभी नहीं मिलता है। मेरे दादी माँ ने कहा करती थी यदि आप कहते खेती बोओगे नहीं तो फसल काटोगे कहाँ से, सही तो बोना तो बहुत जरूरी है। ऐसा सही बात। बिल्कुल 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 सही बात है सर। जैसे कर्मा तो इज बिग इम्पोर्टेंट पार्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है, कर्मा तो इम्पोर्टेंट ही होता है। और सर तनवीर जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी एकेडमी है बहुत सारी, तो हमें ये बताओ कि अभी पहले से ज्यादा आर्टिस्ट है, अभी जो पहले आज से 5-10 साल पहले के मुकाबले अभी के टाइम में आर्टिस्ट बहुत ज्यादा लोग हैं, तो क्या आप मानते हो कि एकेडमी और एजुकेशन से ये फर्क आया है जो एजुकेशन? हाँ, इसमें सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, ठीक है। मेरा नजरिया क्या है इस चीज को मैं देखता हूँ, देखिए इंडस्ट्री हो रही है उसमें लोग इंस्पायर होते हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक जो है ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है हेयर को टीचर बनाने के लिए, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम ए हेयर टीचर देन गो फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जो इंटरनेशनली अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी। राइट। हम लोग हैं जैसे कि श्याम जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सर जी भी, ही इज आल्सो यू नो डूइंग इट। सब अपने एक्सपीरियंस से लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू करते हैं, पहली बात। और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, एकेडमी बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन बिकम ए वेरी हायर। अब हो क्या रहा है सर कि जो इंसान क्वालिफाइड है, जिसका अच्छा नॉलेज है, तजुर्बा है, और जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, ठीक है, लोगों को तवज्जो दे सकता है इस काम के लिए, इस क्रिएटिविटी के लिए, वो लोग ज्यादा सक्सेस है। एकेडमी तो बनती हैं, ये तो ऐसा काम है कि लोग घर में भी सीख जाते हैं। मेरे बच्चे बिना एकेडमी जाए भी सीख जाते हैं, वो हेयर कट करना शुरू कर देते हैं, स्टाइलिंग करना शुरू कर देते हैं। और एट द सेम जी लास्ट एक वीडियो में मैं बोलना चाहूंगा जी, हरी जी जुड़े होंगे तो, कि उनकी छोटी सी जो पोती है, छोटी बच्ची, आई थिंक सो 2.5 साल की होनी, वो ऐसा 1 लेंथ काट रही थी अभी, या अशोक जी ने अपने नवासे से बाल काटते हुए डाला था। तो ये जो ग्रेट पर्सन कि अभी से 2.5 साल के या 3 साल के बच्चे सीजन चला लेते हैं और अपना काम शुरू कर लेते हैं, तो डेट से ब्लड में ही है। बट यही कहूंगा कि आज की जो जनरेशन है, जहां तक तनवीर जी की बात करूं, तो मुझे लगता है कि यार इतना सुंदर और सुशील काम कर रहे हैं ना, बहुत। आई एम सो लव इट। यदि मैं 18 साल के बच्चों को ज्वाइन करते हैं, क्लास की बात चल रही है, तो मैंने देखा कि विद इन 20 ईयर्स तक वो वेल नॉन एक अच्छा आर्टिस्ट कहलाते हैं। सही है। नहीं, एब्सोल्युटली जी, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा ये बात पे कि कंपटीशन गोना में बिकम है हायर, ये तो हकीकत है, लेकिन जो अच्छे तरीके से, जैसे कि आज कोविड-19 का जमाना चल रहा है, कि जो सैलून जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, हाइजीन लेवल पे प्रोवाइड करेगा, प्रोफेशनल लेवल पे करेगा, वही सक्सेस है। और इसका इफेक्ट ये होने वाला, आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत सारी जो सैलून्स हैं एंड जो हैं वो बंद हो जाएं बिकॉज नॉट प्रोवाइडिंग 100%। सेम थिंग एजुकेशन आल्सो सर। एजुकेशन में भी यही है कि अगर जो लोग अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको ये ढूंढना है सर कि हम हर जगह कोर्स के लिए ना जाएं। यू शुड गो, देखो व्हेन यू पुटिंग अ मनी एंड ऑल, अगर आपके पास पैसा है तो यू शुड पुट इन अ प्रोफेशनल प्लेस, एक अच्छी जगह जाए, अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाएं, जिसके काम की वैल्यू हो, जिसके काम की क्वालिटी की वैल्यू हो। ये जाना होगा कि आपको पे आना बड़ा आसान हो जाएगा। सो दैट तो लोग आते रहेंगे हर चीज के अंदर,
और इसकी छटनी भी होती रहेगी। जो लोग अच्छे हैं आगे बढ़ते रहेंगे सर, और जो नहीं है वो इम्प्रूव करते रहेंगे, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी एकेडमीज को इम्प्रूव। ये तो आपका ऐसा है ना सर कि आप जब रास्ते चलते हो ना सर, जी तो जिसको जुनून है ना वो घोड़ा दौड़ता है, जिसका जुनून खत्म होता है तो घोड़ा अपना साइड में हो जाता है। सही बात है। मैं सिंपल भाषा में बताऊं। हमारे ख्वाब थे कि वी वांट टू डू समथिंग इन आवर लाइफ एंड वी डिड। हाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सपने पूरे हुए हैं और हो रहे हैं, और आगे और भी बड़े बड़े सपने देखता रहूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड वेरी नहीं, गुड। बिल्कुल बिल्कुल तनुज जी, ऊपर वाला सब कुछ, और जो मेहनत वो बोल रहे कर्मा और उसके साथ में करेंगे तो वो तो ऊपर वाला देख ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। श्याम जी आपसे कुछ बात करूंगा मैं आपसे। जरूर सर जरूर। बॉलीवुड आर्टिस्ट के नाम से तो बहुत जाने जाते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बॉलीवुड में क्या कहना चाहोगे? आपकी मेकअप आर्टिस्ट है तो उसके बारे में, मेकअप पहले जो उनको डेट मिलती है आपको कि पहले उनके डेट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, कि कैसे रहता है? उसके बारे में क्या बताओगे आप? या वो जब बुलाया जाना है कैसा रहता है? इंडस्ट्रीज कैसी है सर, ये मैं आपको बताऊं कि दोनों चीज होती है। वो जब आप शूट पे होते हो ना तो आपको डेट दी जाती है पहले, क्योंकि आज मेरा शूटिंग है तो मेरे लिए शूटिंग नहीं रखते हैं। वो हर आर्टिस्ट का एक टीम वर्क होता है कि भाई इसमें कौन कौन से सीन है, कौन कौन से आर्टिस्ट है, क्या क्या गेटअप है। अब उस गेटअप के आधार पे आपको डिसाइड करना था कि मुझे उस गेटअप के लिए बुलाया जाएगा या और किसी आर्टिस्ट को होगा। मेकअप का काम तो रोज होता है, बट हम ज्यादातर जो काम कर रहे हैं वो क्रिएटिव कर रहे हैं। दैट मीन्स की लुक मेंटेन करने वाला। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब सीरियल्स या फिल्म बनती है ना तो हमारा सबसे पहला काम होता है लुक टेस्ट करना। कि मैं किसी को रावण बना रहा हूँ या भीष्म पिता बना रहा हूँ तो भीष्म पिता में देखा आपने कैसा गेटअप था। वो एक नॉर्मल इंसान होता है, उसको कैसे, वो जो बनाने का काम है ना वो ज्यादा करके करता हूँ मैं। फिर वो चाहे वीक काटना हो, चाहे रियल बालों पे करना हो, और जो भी हमें मौका मिलता है, चाहे फिर वो मेल हो फीमेल हो सब, तो उस टाइम जो लुक टेस्ट होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि जिनको सैलून पे बुलाया जाता है, जिनके रियल बालों पे करना रहता है। आपने अलीम जी का सुना होगा, देखा था कि जब इन्होंने अभी कबीर पिक्चर की है तो उनको लगा था कि रात को हम 9 बजे शुरू किया था और अर्ली मॉर्निंग 10-11 क्लॉक ने 13 से 14 घंटा मुझे कबीर को एक लुक करने को लगा। तो ऐसा ही एक मैं वन वे टिकट पिक्चर की थी मराठी, जैसे मुझे सचिन पाटिल करके थे, हमारे देवांग करके दो थे, और उसमें ममता ये थे क्या नाम, सॉरी अमृता खानविलकर। तो सर सेम मुझे सैलून में बोरिल तक वो नहीं आ पा रहे थे, मैं गोरेगा मेरे फ्रेंड के सैलून में ले गया उनको, और सुबह 11:30-12 बजे मैंने एक आर्टिस्ट का किया, फिर दूसरे को किया, तीसरे को किया, एंटिल नाइट 2:30 हमने फ्री हुए वो। तो हमारे लिए कैसा होता है कि सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है कि आप अपने रियल बाल पे हो चाहे हेयर विक्स लगाना हो। एक तो होता है कि आज करके आपको लाइव करना है तो उसको क्रिएटिव कर, और एक ऐसा होता है कि आज हम लुक तैयार करेंगे, फाइनल करेंगे, पोस्टर शूट करेंगे, पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब स्क्रीन पे जाना होता है तब दोबारा बुलाया जाता है। ऐसा है, तो दोनों चीज मायने रखती है। कभी कभार सर, सॉरी बात काट रहा हूँ, कभी कभार ऐसा भी हुआ है जैसे शूटिंग समटाइम रुक गई है और उसको वापस फॉलो करना है, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि सैम जी आप उसको छोड़ के काम को आ जाओ, फटाफट ये शॉट रेडी करना ही है आज के आज, ऐसा कुछ हुआ है? मैं बिल्लू बारबरी के टाइम हुआ था एक तो, और उससे पहले इरफान जी मेरे बहुत अच्छे, आपको रहे बड़े भाई बोल सकता हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट था, 4 महीने मेरे से बड़े थे वो। अच्छा। और एक मैं चरस पिक्चर कर रहा था उनके साथ, चरस पिक्चर थी उनकी, जिसमें आलिम सर ने उनको पहले गेटअप दिया था, आपको बता रही है, जिसलिए आपने बात बोली तो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने पूरा ब्लॉन्ड कलर किया था, उस जमाने में ब्लॉन्ड कलर का बहुत बड़ा वैल्यू हुआ था, एक नेगेटिव रोल था, और बहुत अच्छा लगा था कि किसी विलन को आज ऐसा, और वो कर तो लिया था, बहुत छोटे बाल थे, जब 40 वॉल्यूम डाला जाता, 30 वॉल्यूम मिलता नहीं करते थे, सरेल्स के आया करते थे उस जमाने में। तो उन्होंने कितना मुश्किल से वो 30 वॉल्यूम जलता है, 40 वॉल्यूम जलता था, तो बड़ी मुश्किल से 4 से 6 घंटा 8 घंटे में आलिम सर ने उनको ब्लॉन्ड तो कर दिया। शूटिंग हो गई, शुरू हो गई, और हम नैनीताल पहुंच गए वहां पे। और वहाँ देहरादून वगैरह शूट हुआ, 10 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन हो गया, और पता चला कि इरफान जी का काम ही नहीं हो रहा है। वो पैकअप होना पड़ा उनको और आ गए। जैसे हम लोग यहाँ आए और हमारा काम शुरू हुआ, और मुझे वापस बोला कि नहीं अभी चलो वापस रिटर्न। तो वो थी दीपावली का धनतेरस, याद है मुझे अभी तक। और सर यहाँ दुकान में 100 जन का अपॉइंटमेंट छोड़ के मुझे सुबह की फ्लाइट से वापस जाना पड़ा। मैं उनको वापस लुक कंटिन्यू किया, और जो रीग्रोथ आई थी, रीग्रोथ पे हमने ब्लॉन्ड कलर किया वापस, फिर उन्होंने 4 दिन शूटिंग किया, फिर गैप आया 1 महीने का। 1 महीने के बाद इतनी रीग्रोथ हो गई थी कि फिर तो मैं, वो बहुत लंबा कहानी है, बहुत मुश्किल से घर जाके वापस कलर किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपने बोला उसका क्वेश्चन ये था कि दूसरे दिन ही मूवर्स एंड शेखर का इंटरव्यू था मैं आपको, और मुझे बहुत फेवरेट थे शेखर कपूर जी भी। आप उस टाइम बहुत चलता था मूवर्स एंड शेखर, आपको ध्यान हो तो इरफान जी ने बोला कि सर जी यार ये प्रॉब्लम है, इस बाल में तो मुझे इंटरव्यू देना नहीं है।
तो ये बाल आपको काला भी नहीं करना मुझे, और इसको निकालना भी है, क्या करना और कैसे करें, अपना कंटिन्यू छूटना नहीं चाहिए। अभी मुझे बताओ आप, आज आपको ये गेटअप है ब्लॉन्ड किया हुआ जिसको 4-4 घंटा लगा मुझे करने के लिए, 5 घंटा, और मैं काला कर दूं और सेकंड डे मेरा सूट है तो कैसा करूंगा? तो मैं बोला, मैं उस टाइम वॉसमल 33 आता था, उसमें मैंने बहुत सारा ऑयल डाला, नेचुरल ऑयल। और आपने पता जब ये नया नया बेल क्रीम आया था, मैंने वो बेल क्रीम और दोनों मिक्स करके उसके अंदर पूरे बालों में लगाया, और उनको एक जैसा संजय दत्त ने किया था वैसा लगा कि थोड़ा सा हीटर मार के हल्का सा फुगाया और बाल छोड़ दिया, और वो हमने इंटरव्यू किया उनका। तो दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग। अचानक पता चलता है कि भाई कल भी ये करना और आज भी ये करना, पर वो निकलना नहीं चाहिए। श्याम जी, बड़े ब्रिलियंट आइडिया। तो हाँ, तो वो ब्लॉन्ड किया हुआ, बहुत सारा क्रीम डाल दिया मैंने, बेल क्रीम डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, न्यूट्रल्स नहीं हुआ, उसके ऊपर कलर चढ़ा नहीं। और जो वॉशवॉल आता था, आपको ध्यान हो तो, जस्ट लाइक वो लिया, थोड़ा सा मिक्स किया और उसके साथ वो डाल के मैंने बालों में फिर हीटर मारा ड्रायर से, और थोड़ा बाल फुगा दिया आगे से वगैरह, थोड़ा फ्रंट किया। जैसे मैं बैठा हूँ, एग्जांपल मेरे बाल देख लो, जेल लगा हुआ तो कैसा लग रहा होगा शायद, है ना? तो बस सिंपल, हाँ, पहले से ही आपका ऐसे मैं 10-50 किस्से बता सकता हूँ कि मुझे इस सीन में अचानक पता चला कि ये करना और मुझे कैसा करना चाहिए। किसी को रियल मेहनत लगी। हाँ, क्रिएटिविटी वाली बात होती है और इसी को क्रिएटिव पर्सन कहते हैं। प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से वो खेल सकता है आपके। वेरी गुड। तनवीर जी, आपके लिए एक सवाल है। सर ये बताइए, ब्यूटी सैलून मैनेजमेंट जो होता है जी, तो वो कितना कारगर होता है, और सैलून इंडस्ट्री वालों के लिए कितना फायदा हो सकता है सर? सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए हेयरड्रेसर, जब काम करता था एज ए हेयरड्रेसर, तो मेरा सिर्फ काम था कि मुझे काम करना है, कुछ मैनेज नहीं करना है। आई यूज्ड टू गेट माय अपॉइंटमेंट, सब कुछ सेट होता था, सारा रिसेप्शंस, मैनेजर, एवरीथिंग। मेरा काम था सिर्फ काम करना और जनरेट करना। बट जैसे मैंने बिजनेस में कदम रखा, अपने आप को एंटर किया बिजनेस के अंदर, तो ये चीजें बड़ी भारी पड़ने लगी, क्योंकि मैनेज करना और काम करना दोनों चीजें बहुत मुश्किल है। Then you can say I start learning how to do management. मैनेजमेंट कैसे सीखा जाए, और हमने ये ऐसा ऐसा सीखना शुरू किया, जिसे सीखते सीखते काफी टाइम लग गया। जिस तरह से हमने हेयर ड्रेसिंग सीखी, उसी तरह से हमने मैनेज करना भी सीखा। तो इट्स नॉट ए इजी टास्क, इज अ वेरी वेरी बहुत ही मुश्किल टास्क है ये, और सीखना चाहिए। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको सैलून मैनेजमेंट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आज तनवीर जी की बात पर ये याद दिला रहा हूँ, जब मैनेजमेंट की बात आई तो मैं जब हरी जी के पास काम करता था, तो मेरा लंच टाइम होता था, मेरा 2 घंटे या 1 घंटा जैसे मौका मिलता था, और मुझे बहुत शौक था कि नए नए, उस समय अनिल कपूर की ज्यादा होने लगी थी। उसी टाइम हमने एक पिक्चर की थी बाबा चगल की, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आपने गाना भी सुना होगा, मिस 420 करके। हम वो साइड लॉक निकालने वाला फैशन आया था, मिथुन दादा ने करवाया था वो। तो हमारा पॉइंट ये था अभी इस बात पे कि जब मैंने वो काम शुरू किया और मुझे लगा यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, उस लंच टाइम में मैंने जो तनवीर जी ने मुझे याद दिला दिया उस बात को कि आपके पोस्टर देखा करता, शायद उस टाइम तो बचपन होगा इनका। और सच बोल रहा हूँ सर, मैं एक फ्लैट में मेरे फ्रेंड के पास में कैमरामैन को ले गया, मैं रोज एक क्लाइंट को पकड़ता था और उनको बोलता है आज तेरा मैं फोटो शूट करूंगा, आज तेरा मैं स्टाइलिंग करूंगा फ्री में। अच्छा। और ऐसे करते करते मैंने 10 से 12 कुछ लुक्स बना दिए, और वो लुक्स बन के रेडी हुआ, और मैंने हरी जी को प्रेजेंट किया हाथ में कि ये मैंने लुक किया। हरी जी को पता भी नहीं था कि मैंने ये सब कर दिया करके। और जब हमने मार्केटिंग करना है तो हमें ये जो मैनेजमेंट की बात है, इसलिए मैं खास बोल रहा हूँ कि वो मैनेजमेंट हमें ये नहीं रहा कि हम मार्केटिंग खुद डाले। मैं बोला मुझे क्या करना, मुझे तो बना दिया और मेरा शौक था। जिस बंदे ने मार्केटिंग किया सर, वो लाखों रुपए कमा गया उस जमाने में। तब मेरे को ये पता ही नहीं था कि पूरा इंडिया में उसके पास उस जमाने में एक एक टाइम के, एक एक महीने में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 प्रिंट निकलते थे वो। और वो 1 रुपया एक प्रॉफिट भी लेता था, विजन पब्लिसिटी करके नाम था, आपको ध्यान हो, और उससे वो लाखों रुपए कमा लिया। और मुझे खाली पाव भाजी खा के शौक से पूरा किया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे हुनर की और मेरे आर्ट की मैंने वैल्यू रखी और मैंने मेरा काम किया। मैं जिस शहर में जाता, जिस छोटे गांव में जाता, जिस सैलून में जाता, वो पोस्टर मुझे नजर आता, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा तजुर्बा रहा, मेरी शुरुआत का लाइफ का। और आज भी वो दिन मुझे याद है कि मैं जब मेरे हनीमून मनाने में उदयपुर गया था, अशोक जी के शहर में, और एक दिन सुबह उठ के सेविंग करने के लिए बाहर निकला और सामने मेरा पोस्टर देखा, तो उसको मैं बताया नहीं कि मैं ये सैलून वाला हूँ, तो और ये पोस्टर देख रहे हो मैंने बनाया हुआ है। और बहुत बड़ी खुशी होती है। एकदम कैसा लगता है, वो एकदम सामने चीज आ जाती है कि ये चीज
कि और सामने आपके पोस्टर को आप देख रहे हो, वो पूरा इंडिया में फेमस होता है सर। सबसे पहला इंडिया में पोस्टर निकालने वाला बंदा ही मैं था, मुझे नहीं ऐसा, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ आपको सर। वही मतलब वही बात है, आपने जो मैनेजमेंट और मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग हुई जो तनवीर जी को बता रहे थे, बस वो मेरे ना, हाँ, कमाया किसी और ने, मेहनत अपन ने की, कमाया किसी और ने, बस मार्केटिंग वाली बात थी, मैनेजमेंट वाली बात थी। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और यही कहना चाहूंगा, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मस्ट है। और समय के साथ में जो है जो हेडड्रेसर है हु वांट टू बिकम ए ऑनर, उन्हें मैनेजमेंट, सैलून मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है और उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन यही मेरा यही कहना है कि अगर आप एज ए हेडड्रेसर काम कर रहे हैं तो आप मैनेज मत कीजिए। अगर आप एज ए मैनेज कर रहे हैं, एज ए ऑनर कर रहे हैं, तो आप एज ए हेडड्रेसर फ्लोर के ऊपर काम मत कीजिए, क्योंकि दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। So you have to decide what you want to become. You want to be artist, you want to become a boss, an owner. ठीक है। बट इसमें फायदे मतलब लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, नहीं तो क्या है, ये बड़ी नुकसान वाली बात हो जाती है। सारी चीजें हैंडल करना इज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट। तो सैलून मैनेजमेंट इसमें बहुत हेल्प करता है। और एक अगर आपकी फैमिली है, जैसे श्याम जी, आपकी डॉटर है, आपका सन है, विच इज वेरी गुड पार्ट कि कम से कम आप अगर फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो मैनेज करने के लिए कोई लोग अवेलेबल हैं, विच इज मस्ट है। यही बारा एक पॉइंट था अभी रणवीर जी का, जिस तरह से आपने बोला कि एक बंदा कोई काम करता है, उसको दूसरे पार्ट के ऊपर बहुत डिफिकल्ट होता है झेलने के लिए। बट हमारे टाइम का ऐसा मैं मान सकता हूँ कि तब हमारे पास न तो इतने अच्छे आर्टिस्ट मिलते थे, या अपॉइंट करने चाहो तो भी नहीं आते थे। मैं यदि बिग बॉस की बात करूँ, शुरुआत की तो आईब्रो करने के लिए कोई लड़की नहीं मिली थी हमको 6 महीने 8 महीने तक। हम आईब्रो भी हरी जी खुद करते थे, आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, और मैं भी करता था। और जब धीरे धीरे बढ़ते गए, हम आगे आते आए, तो पर्सनली बताऊं, हमें इसलिए नहीं मेकअप आर्टिस्ट बनना पड़ा। मैं मेकअप आर्टिस्ट का भी रूल आपको बता दूं, शायद छोटा सा कहानी है कि मैंने मिसेस को सिखाने की बहुत कोशिश की। मैं जेंट्स का तो बहुत करता था, शायद मुझे ये कहना उचित लगेगा, गर्व लगेगा, बड़प्पन लगेगा, मुझे नहीं पता। मैंने इंडिया में इतने दूल्हे तैयार किए कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे से ज्यादा दूल्हा किसी ने तैयार नहीं किया होगा। क्या बात है, क्या बात है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल सकते, चैलेंज है मेरा। उस जमाने में रिक्शा लेके, गाड़ी लेके, टैक्सी लेके पूरा दिन घूमता था। सुबह से लेके सुबह 4 बजे घर से निकलता था मैं, और नाइट को वापस आता था। पहला बंदा होगा आज 35 ईयर बैक कि मैं टैक्सी पूरा दिन बुक रहता था मेरे पास, जो आज भी कोई नहीं करता होगा कोई। तो ये पॉइंट नहीं था, मेरा जुनून था सबसे बड़ा। बट बात वापस हो रहा हूँ कि कोई करने वाला नहीं होने की वजह से हमको खुद को करना पड़ता था। मैंने मिसेस को मेकअप सिखाया, किशोर जी के पास भेजा, थोड़ा ऐसे तो आप सीख लो। बच्चे छोटे थे, घर में बंद करके निकलना पड़ता था, पीछे कोई संभालने वाले नहीं थे, तो वो नहीं जा पाए, वो सामान लेके आ गए। तो मैं जेंट्स का तो करता था, लकीली एक लेडीज का काम करना था, लिया था बुक। मैं बोला चलो मिसेस ने जाके मैं ही कर लेता हूँ। और जब मैंने किया तो उसको रिजल्ट इतना प्यारा लगा यार, मैं भी सोचा यार इतनी खूबसूरत हो रही मेरे से, मुझे नहीं पता था कि मैं लेडीज का मेकअप इतना अच्छा करता हूँ। और बस वो सामान तो लाया हुआ था, दुकानदारी शुरू हो गई आपके सामने, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के अंदर भी, और भगवान की दुआ से। तो एक पहलू होता है इंसान का कि कब कौन सा मौका मिलेगा और उसको भी आप अटेंड कर लोगे। जैसे ही बात थी, मैं तनवीर जी ने बोला कि आप अच्छा करते हो, तो इसका दूसरा सेकंड पार्ट आज का बोलूंगा मैं कि जब सैलून चलाता था मैं, सब कुछ मुझे बोलता था विवेक कि डैडी ये सब चीजें आप नहीं करो, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मैंने बोला बेटा मेहनत करना है, पैसा आना चाहिए, चाहे मैं मेकअप करूं, हेयर कटिंग करूं, वीविंग करूं या सेमिनार करूं, मुझे तो सब कुछ आना चाहिए और मैं ऑल इन वन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला होना चाहिए, बट परफेक्ट किसी एक में होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हरीश जी, आपको एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट था मेरा, वो इसी के रिलेटेड था, ताकि आपकी बात की जो मेरा क्वेश्चन भी हो जाए कि आप एक, आपका सैलून भी है राइट, और आप बॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट भी हो और बहुत सारा काम भी रहता होगा, तो क्या आप अकेले ये संभालते हो और इसके साथ में आपकी फैमिली का कुछ योगदान है, और वो कैसे? अब जो मैं आपको यही सेकंड बात करने जा रहा हूँ कि जब विवेक ने बोला कि नहीं डैडी ऐसा नहीं, हमें एक अच्छा सैलून होना चाहिए और अच्छा हमें एक बिजनेस करने के तरीके जो होते हैं, या मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, रिसेप्शनिस्ट हो, अपॉइंटमेंट सिस्टम हो, हर चीज आप मेरे को ये बात उनको याद है कि मैं किसी डेथ में गया था, साथ में थे, तो बोले उधर भी फोन पे अपॉइंटमेंट देना पड़ रहा है, या हर एक जगह 24 घंटे आपके मोबाइल पे आ रहा था। ये सब नहीं होना चाहिए। सम टाइम यू हैव टू प्राइवेसी एंड व्हाट एग्जैक्ट, तो आपको ब्रेक के साथ काम करना चाहिए। और उनके मैनेजमेंट में जब हमने सैलून बनाई, तो उसके बाद तो आपने नोट किया होगा 5 साल में कि आज भगवान की दुआ से तनवीर जी को पता है सैलून देखा होगा, अशोक जी, और उसके लिए मैं थैंक्स करूंगा इस बात के लिए, अशोक जी का भी। और 2 ऐसे बंदे हैं जो मेरी लाइफ में मुझे और चेंज करने के लिए मौका मिला। जो मैं अशोक जी से पहली बार मिला उदयपुर, और उनका सैलून देखा, तो मेरा थीम तो था, ड्रीम तो था कि मैं ऐसा बनाऊंगा। बट वो एक श्योर हो गया कि नहीं, हमारे समाज के बंदे इतने अच्छे हैं, उनके साथ एक जुड़े हैं हमारे, तो हम भी ऐसे ही किसी अच्छे लेवल पे अपने आप को काम करके दिखा रहे हैं, बट और अच्छा मैनेजमेंट कैसे करके दिखा रहे हैं। एक्सीलेंट। तो बहुत बड़ी बात है कि विवेक का साथ मिला, और बहुत प्यारी डॉटर मेरी सन है, आपने नोट किया, आज वो
लॉरियल से ग्रैंड एम्बेसडर है, और भगवान की दुआ से जब उनका मैनेजमेंट हुआ, ऑफिस में आके बैठे, बातचीत करे, अपॉइंटमेंट लेवे डैशबोर्ड पे, तो आपको सिर्फ एक ही पता है कि मुझे काम करना है, बाकी सबका टेंशन नहीं रहता पीछे। इट्स वेरी ग्रेटफुल। और उससे क्या होता है, बहुत फास्ट ग्रो कर पाते हैं। ये मैंने पहले हर काम खुद करते थे, अब डिवाइड हो जाता है, तो आप अच्छे से कोई चीज को हैंडल करते हो और अच्छे से एंजॉय भी करते हो। मैंने बात की कि अगर आपको बहुत फ्रीडम मिले एज ए आर्टिस्ट काम करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई हो, तो वो आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो जाता है। क्योंकि हमने जो मैनेजमेंट लेवल देखा अपने बचपन में, एक सैलून होता था, एक छोटा सा गल्ला होता था और उसके ऊपर एक बुक रखी होती थी। करने के बाद वहां पर वो अमाउंट लिख दिया जाता था, वो उस मैनेजमेंट। सही बात उसके है। अलावा देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो कमी होती थी उस जमाने में, हाइजीन लेवल की, क्योंकि वो मैनेज करना भी बहुत जरूरी था। हाइजीन लेवल था, और भी बहुत सारी चीजें जो एड ऑन हुई, जो हमारे सैलून में अपने क्लाइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ी, स्पेशलाइज लोगों की जरूरत पड़ी। दैट कॉल द मैनेजमेंट सर, विच इज वेरी गुड। श्याम जी बहुत अच्छा है। आज यही सबसे बड़ी बात हुई कि निकी ने पूरा इंडस्ट्री, हमारे जो है एकेडमी का पूरा डायरेक्टर बन गई, और एकेडमी को बहुत अच्छे से लिया उसने। आज उसने अपने स्टूडेंट को पूरा लॉरियल से लेके या जितने भी वर्ल्ड स्किल से लेके जाने के लिए निकी ने जितना परिश्रम किया लास्ट 5 ईयर में, आई थिंक सो कि मैं बोलता हूँ मेरे लिए गर्व की बात है। नहीं, उतना ही वापस विवेक ने एजुकेशन किया और मैनेजमेंट के तौर पे सैलून इन सैलून या आउट ऑफ, तो उन्होंने लॉरियल ज्वाइन किया या जो भी उनको मौका मिला उनके साथ काम करने का। तो मुझे लगता है कि आज जितना स्टाफ हमारा केयरफुली काम कर रहा है, जो आपने बोला है कोविड-19 के तौर पे, तो आज ही मुझे थैंक्स करना चाहूंगा कि कपिल सर का फोन आया, कपिल सैलून से। और अर्ली मॉर्निंग में जब आपने मुझे फोन किया, भोला जी ने फोन किया, मैं बोला मैं ऑन द वे हूँ ड्राइविंग में, और आपका नीचे रखा और उनका फोन आया कि मुझे विवेक को ज्वाइन करना। हमें एक संस्था है जिसमें मुझे न्यू जनरेशन और इसको हाउ टू वर्क विथ, कि आज के जमाने में बच्चे कितना स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, एंड सो ग्रेटफुल वर्किंग। आई थिंक सो कि मुझे उस टीम में उसको ज्वाइन करना, तो टेक मी सम टाइम, एंड उसका फोन नंबर दीजिए तो ज्यादा बेटर। तो मेरा ये पॉइंट नहीं था मेरे बेटे को याद किया, मुझे ये लग रहा है कि उस मैनेजमेंट को याद किया जा रहा है, राइट। उस पर्सन को याद किया जा रहा है कि उसके लायक है, उस काबिल को समझा जा रहा है, उसकी खासियत है कि वो सब्जेक्ट के बारे में वो समझता है। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। दैट्स अ ग्रेट टाइम कि उसने जो मार्केटिंग किया या अपना बिजनेस संभाला या जो भी उसने अभी आज मैनेज कर रहा है ना, तो थिंक अबाउट कि मैं लास्ट वीक ऐसे ही यहाँ बैठा था, वो ये बात पर्सनल जैसी है, फैमिली जैसी है। तो विवेक एनडीएस के विक्रम भट्ट से रोहित जी से कन्वर्सेशन चल रहा था, तो मैंने देखा कि वो इतना बड़ा दाढ़ी किया, तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी उनकी दाढ़ी, विक्रम जी भट्ट किया एनडीएस वाले। तो मैंने सर को बोला हाय सर, गुड इवनिंग। तो मुझे बोलता रहा सर आप मुझे सर मत बोलिए। मैं बोला सर मेरे लिए तो एक विद्वान आदमी, मेरा बेटा भी सर ही है, अच्छा। टीचर है वो मेरे लिए। तो आप ये मत सोचिए कि आप मुझे बोलोगे कि नहीं यार मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, सर तो सर ही होते हैं। तो कुछ बातें थी कि वो एक ही बोला कि आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है या अच्छा गुण है, वो तो जो भी भगवान ने दिया, बस सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास एक प्यारा बेटा है, एंड सो ग्रेटफुल कि वो इतना सिंसियरली कोई चीज को लेके बात करता है या किसी चीज को समझता है, मार्केटिंग या बिजनेस को लेके। तो हैव टू डिसाइड। तो मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए कि अभी जो भी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अपन या अपने काम की बात करें, उसमें संपूर्ण होना चाहिए। मेरा पॉइंट यही होगा लास्ट। नहीं सही बात है। और काम चलाओ नहीं होना चाहिए सर, फैमिली हो तो बेटर रहता है। सही बात है। और सर जी एक और भी है, एक क्वेश्चन है, क्या सर हमारे रेगुलर मेकअप जो होता है, ठीक है, और जो बॉलीवुड मेकअप और टीवी सीरियल जो मेकअप होते हैं, तो ये मेकअप कुछ डिफरेंट होते हैं या फिर वैसे ही होते हैं जो हम रेगुलर करते हैं वैसा? अरे बहुत दिल की बात बोल दी आपने। ये मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ कि यार एक सोसाइटी मेकअप होता है ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट और एकदम ऐसा बोल सकते हैं कि अपन जैसे घर में दिखते हैं ना वैसा दिखना पसंद करते हैं लोग। ओके। जब स्मोकी आइज का जमाना आया, मैं आपको इस पॉइंट पे वापस याद दिलाऊं, तो मैं भी कोशिश करता था कि मैं रानी मुखर्जी किसी लड़की को बना दूं। ये रानी मुखर्जी का काम है स्मोकी आइज को लाना, आपको बता दूं। ओके। तो जब वो स्मोकी आइज का मतलब था ब्लैक को शेडो को फेड अप किया जाए और आइज को डिफाइन किया जाए पूरी, लोअर लेसेस एंड अपर लेसेस को ब्लेंडिंग करके एक शेप होता है जिसको बादाम शेप नहीं बोलते हैं, कॉन्टरिंग करके आइस को खोला जाता है, जस्ट लाइक कैट आइस था, कैट आइस की तरह। तो हमारा जब वो शुरू हुआ तो वो आइस इतनी खूबसूरत लगने लगी, डिफरेंट लगने लगी। अब जो लोग काजल लगाते नहीं है ना, वो लोग स्मोकी आइस कराएंगे नहीं कभी आपसे, नहीं, क्योंकि वो अपर एंड लोअर दोनों को ब्लेंड करना पड़ता था। राइट। तो वहां जो लोग, अरे मेरा काजल हो गया, काला काला मुंह हो गया, ये हो गया, तो वो जो सोसाइटी मेकअप है वो एक वेरी ट्रांसपेरेंट ही होता है।
आपका बेस से लेके, लाइनर से लेके, डेफिनेशन से लेके, कॉन्टरिंग से लेके। बट इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपको लुक बनाना पड़ता है। यदि मेरा नोज, मैं कल ही मिसेस को बोला, मिसेस को कितना समझ में इसका भी थैंक्स करूंगा कि अजय देवगन की विजयपथ पिक्चर चल रही थी आप कल, और उसका उनका आपको ध्यान है, उनको अजय जी का नॉक ऐसा है, चौड़ा है, और इतना डार्क उस एली लगाया हुआ था कि यहाँ वो व्हाइट दिख रहा और ये पूरा डार्क दिख रहा था क्लियरली। और फेस उनका उस टाइम उनका फेस कटिंग नहीं था, अभी तो उन्होंने अच्छा खासा, भगवान करे काजोल जी का थैंक्स करो कि उनको एक अच्छा एक्टर तो थे, वो अच्छे आर्टिस्ट भी और अच्छे लुक वाइज भी बना दिया। आज उनका नोज देखो, लिप्स देखो, पूरा चिक्स देखो, सब अच्छे से हो गया, क्योंकि वो चाहे जिम से हो, हम किसी भी रूप में अपना आपको फेस शेपिंग करना, चाहे मेकअप से करो, कसरत से करो, जिम, बट वो कर ले। उस शायद उनका आवाज कट गया है। जसवंत जी थोड़ा आगे करिए। एक मिनट श्याम जी, एक मिनट 3 हाँ बोलिए। सॉरी यार, वो फोन आ गया था तो मैंने इसके लिए। तो वो नोज देख के मुझे याद आ रहा कि कितना शेडो लगाया हुआ, नाक पे काला दिख रहा था, बोले वो आज जो देख रहे हैं ना हम काम करने के बाद, तो वो सच में क्रिएटिव है। बस सोसाइटी मेकअप पे आप इतना क्रिएटिव नहीं कर सकते हैं, आपको सामने दिखेगा। यदि अजय देवगन जी को ऐसा खड़ा कर दो, वो विजयपथ का नोज कर लेके बाहर पब्लिक के सामने, तो बोलेंगे ये क्या लगाया हुआ है। ओके, आप समझे, वो आप घर में नहीं लगा के दूल्हे को नहीं लगा सकते ऐसा बस। तो क्रिएटिव का मतलब नहीं होता कि कुछ भी करो। एक्सेलेंट। आप स्क्रीन के आप क्या दिखना चाहते हो, आपको क्या बनना है ना। मैं एक छोटा सा बताऊं, मैं कितनी बार स्क्रीन पे, मैंने भी अभी लास्ट एक सीरियल की आपको बताऊं, रहने वाली महलों की, बहुत 5 साल चला मेरा सीरियल। वो उसमें रानी करके कैरेक्टर था, जो अभी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। मेरा पॉइंट था कि कुछ जगह ऐसा था सीन की, वो रो के धो के सो रहे हैं, दुख हो रहा है घर में, उनकी माँ फिर फादर भी ऑफ होते हैं, तो भी मेकअप इतना सारा आई शेडो लगा के आगे वो खुद ही आ रहा है। मैं बोला मैम ये रोने का सीन है, मेरा कंटिन्यूटी है। मैं बोला मानता हूँ कंटिन्यूटी है, बट कुछ चीज ऐसी होती है ना, उस कंटिन्यूटी को भी कट करके आप उस लेवल पे आओ। आप कल जिस सीन में थे, मैं मानता हूँ कि वो गार्डन से आए हो और घूम रहे हो, फिर बाद में आप जब अंदर एंट्री कर रहे हो, तो एक बात, रोना धोना होने के बाद जब संसान लेवल पे व्हाइट साड़ी पे आ गए, कल के ड्रेस में थे आप, आज व्हाइट साड़ी पे आ गए, तो उतनी आइज आपकी लाउड नहीं होनी चाहिए। अभी एक सीरियल और की थी, उन्हें पंखुड़ी थी, आपको ध्यान हो तो, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, उसकी शादी का सीन था, बहुत सारे आई शेडो लगा दिया था। तो हमारे क्रिएटिव ने वहां से मुझे फोन करके बता दिया कि आई शेडो कम करो पहले आप। तो वहां गेटअप होता है, सोसाइटी में गेटअप नहीं होता है। तो दोनों बहुत डिफरेंट है, यदि आप समझते हो तो। उस चीज को ऐसा नहीं बोलूंगा गलत होता है, गलत नहीं है, बट सोसाइटी हमेशा नेचुरल रहना पसंद करती है, सिंपल कहानी। हाँ वो बात सही है, क्योंकि सोसाइटी में ज्यादातर हम लोग वैसे ही करते हैं। जैसे हम अब कोई बाराती के साथ बारात में जाते हैं, तो सबसे पहले वही बताते हैं कि एकदम भक्का नहीं बना दो या भावा नहीं बना दो। बट अब जो काम चल रहा है, एट प्रेजेंट की बात करूं, आज की तारीख में इज अ ब्यूटीफुल वर्क हो रहा है। सभी बहुत अच्छे ब्यूटिशियंस काम कर रहे हैं, एचडी मेकअप जो होने लगा है, हाई डेफिनेशन मेकअप हो रही है, कॉन्टरिंग हो रहा है, आईज को चिक सेट्स हो रहे हैं, बहुत प्यारे है ना, रूचेस होते हैं, ब्रोसन्स होते हैं वगैरह, लिप्स वगैरह बहुत हाई डेफिनेशन किए जाते हैं। आई शेडो को देखो, आपने बोला कि पाकिस्तानी ब्राइड बना रहा हूँ, कोई बोलता है हैदराबादी बना रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, या हम बोलते हैं राजस्थानी ब्राइड बना रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल लुक्स है वो क्रिएट होके आ रहे हैं। और वो क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक जनरेशन गैप आया था ना, वो हट के यंग पे आ गए हम लोग अभी। उनको पता है, लड़कियों को भी, कि मुझे क्या चाहिए। आज की जनरेशन में आपको इतना ही बोलूंगा, इसका मतलब कि मैंने किसी को एक लैक्मे की हो, चाहे फिर मैंने मैक की लिपस्टिक क्यों नहीं लगा दी हो, वो चाहे 1500 रुपए की लिपस्टिक हो, उसको लड़की को पसंद नहीं है ब्यूटिशियन को, या सॉरी दुल्हन को, तो सर वो निकलवा देगी। और वो ये भूल जाएगी कि श्याम जी 20 साल से काम कर रहे हैं या 30 साल से, आई डोंट लाइक दिस, यू रिमूव दिस। एक सेकंड लगाएगी बोलने के लिए वो। मैं और पहले के जमाने की मेरी बात कि भाई तुमको पता चलता है, मैंने जो लगा दिया वही बस है, रामबाण दवा है। अब नहीं चलता वैसा। अब हर एक को पता है कि आपका लाइनर विंग करना है ना, तो ही वो विंग पसंद करेगी। आप जबरदस्ती आईज बना दोगे तो वो नहीं बनाएगी, आपको उसको पसंद है तो निकलवाएगी। मैं अभी लंदन से आए थे, मैं फोटो दिखा नहीं सकता अभी, तो उसको मेकअप करने के लिए मुझे 4.5 घंटे लग गए। और यदि मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप लगे इसमें मेकअप किया आपने, 4.5 घंटा क्या लगा, कुछ नहीं था उसमें। एक लाइनर लगाने के भी उसको मर्ज करो, इतना सा लिप्स नहीं लगाओ, इतना। लंदन से थी, यंग और एकदम टैलेंटेड लड़की थी, वो मेकअप नहीं करना था, बट फेस ऐसा था कि उसको करना चाहिए था, बट बहुत मुश्किल हुआ करने के लिए, बहुत मुश्किल। अरे दिखा दीजिए ना श्याम जी फोटो। दूसरे मोबाइल में है, दिखा दूंगा। आप बोलोगे यार इसमें क्या किया आपने, बस बात ये आ रही थी कि उसको वही चाहिए था जो नहीं के जैसा, बस समझो, नहीं के जैसा करने में यह प्रॉब्लम थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया कि इंडस्ट्री और सोसाइटी दो जो मेकअप का वो, जैसे मैं तो इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि हाँ नो डाउट ये चीज है कि एक नॉर्मल जो सोसाइटी मेकअप होता है
तनवीर जी आपसे ये बात करूंगा कि एक सोसाइटी मेकअप होता है या सोसाइटी हेयर स्टाइल की भी बात करें अगर, तो और एक बॉलीवुड या स्टार की बात करेंगे, इनमें काफी फर्क है, नो डाउट बात है, क्योंकि वही बताया कि जैसे वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पर, वो कुछ भी किया तो वहां फैशन है, लेकिन सोसाइटी में फर्क है इस तरह। तो हेयर स्टाइल के रिलेटेड ये आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए सेम चीजें आती है, इसलिए हमने हेयर स्टाइल को अलग अलग कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जो आप शूट पर कैमरे के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हर तरह के कैरेक्टर को प्ले किया गया है। हमारी जो नॉर्मल जिंदगी, सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, वी वांट समथिंग वेरी इजी टू मेंटेन, ठीक है। हमारे पास कोई हेयर ड्रेसर नहीं होता हमेशा 24 घंटे या 8 घंटे खड़ा, जो जरा सी देर में अगर बाल उड़ जाए तो उसको सेट करता रहे, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे हेयर स्टाइल की जरूरत पड़ती है जिसे हमें मेंटेन करना आसान हो, एंड इट्स मेड अ लॉट डिफरेंस। आपकी लाइफ आसान होनी चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल आसान होनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छी लगनी चाहिए। यू शुड लुक मच बेटर, मच यंगर, मच अट्रैक्टिव, मच इजी टू मेंटेन ऑल्सो। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखते हैं। बट व्हेन इज कम टू फिल्मी, जब कमर्शियली हम करते हैं किसी एड के लिए, तो उसके लिए क्या हेयर और मेकअप आर्टिस्ट पीछे खड़े होते हैं हु रियली मेंटेन देम। सर एक बाल भी जब फोटो क्लिक होता है, जब फोटो क्लिक भी याद है कि आई आल्सो डिड कपल ऑफ शूट हेयर के लिए स्पेशली, अगर जरा सा भी एक बाल दिख जाता है तो उसको दोबारा से हमें जाके सेटअप करना पड़ता है। वो शाम भी करते हैं शूट के दौरान। कमर्शियल और रोजमर्रा की जिंदगी के हेयर स्टाइल के अंदर बहुत फर्क होता है, और वो आसान हो, और यही हम हेयर ड्रेसर्स का काम है सैलून्स के अंदर, कि हम लोगों को अवेयर कर सके, बता सके, सिखा सके, एजुकेट कर सके कि हाउ दे कैन मेंटेन देयर हेयर एट होम। बिल्कुल बिल्कुल। तनवीर जी आपके बात का एक जवाब आ रही है कि अभी जो आपने बोला ना कि ऐसी हेयर स्टाइल होनी चाहिए जो अपने बार बार कोई उसको हेयर स्टाइल का मतलब नहीं होता कि ब्लो ड्राई लेके बैठे या टोंग मशीन लगा दे हुए, उस जमाने में तो हुआ करती थी और नहीं ऐसा कैरी करने वाले लोग थे। हीरो की बात करूं मैं, अनिल कपूर साहब की ना, तो उनका एक आदत था, जैसे सीन था और बंदो ऐसा उनका आदत था, ऐसा मुंह करेंगे या चिकसेट करेंगे और ऐसा हाथ से ही वो स्टाइल करते थे, पप बनाने की बात आते और आए झकास यार क्या मस्त, उनका स्टाइल ही ऐसा था, वो बहुत हमेशा रंगीले रहते थे आप। तो मैं अभी भाभी जी घर में एक सीरियल मेरा आपको ध्यान हो तो है ना, तो उसमें तिवारी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है और उनका मैं पैच वगैरह बहुत बार किया हूँ। तो उनके साथ आसिफ जी करके आपको ध्यान होता, आसिफ जी आप, तो मैंने राजस्थानी फिल्में की थी उनके साथ। तो मैंने उनको एक फोटो दिखाया सर कि आपको पता है आपका हेयर स्टाइल मैंने कितने साल पहले किया था, वो 28 या 29 ईयर बैक की बात थी। तो मैंने उनको बताया कि आज आपका बॉडी फेस और ये था, और उसके साथ राकेश बदी जी थे भाभी जी घर में। राकेश बदी जी को जब मैंने फोटो दिखाया कि मैंने आपके साथ एक फिल्म की थी और ये फिल्म में आप ऐसे थे, जो उन्होंने उनका फोटो देखा और मेरा देखा, तो वो इतना जोर से जम मारे कि यार फोटो लाया कहाँ से आपने, मैं इतना गोला गट्टा चिकना सा बाल मेरे ऐसे। तो मैंने ये बताया कि तब है ना कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, स्टाइलिंग को केयर नहीं करते थे, बार बार एक सीन होता था ब्रश घुमाता था, फिर सीन होता था फिर ब्रश घुमाते थे। आज सलमान जी फाइट भी कर ले, अजय देवगन साहब फाइट कर बाल नहीं हिलता है, तूफान ले जाए गाड़ी उड़ के चली जाएगी और बाल नहीं उड़ता है। तो ये बहुत ही अलग डिफरेंट आ गया है। एक एड ऑन करना चाहूंगा पॉइंट, मुझे अभी भी याद है मेरे जो उस्ताद मैंने 10th स्टैंडर्ड में था, मेरी छुट्टियां हुई तो मेरे डैडी ने मुझे वहां भेजा, मेरे रिलेटिव थे, ठीक है, एंड ही वाज अ वेरी फेमस हेयर स्टाइलिस्ट अपने टाइम के। वो क्या है, आर्टिस्ट की तरह रहे, कभी पैसा नहीं कमा पाए, बट ही मेड ही वर्क कपल ऑफ पीपल इन इंडस्ट्री। तो बड़ा एक सेट क्रिएट करते थे, उस सेट को करने के लिए वो मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे, जो मैंने उस सीखी थी। मोमबत्ती को बालों को मोल्ड करके सेट करते थे, और वो जैसे कि जी ने बताया कि ये ब्रश किया और बाल बिल्कुल सेट नजर आते थे, कहीं कोई गैप, मतलब पूरी राउंडनेस नजर आती थी, जैसे धर्मेंद्र जी के बाल थे, जी के बाल थे, ठीक है, और दिलीप कुमार जी के बाल थे। दे यूज्ड टू कीप अ लॉट ऑफ सेट लुक, और ये इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल होता है ना। जमाना चेंज हो गया है, अगर आप अब देखो तो जितने भी हीरो हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, दे वांट टू बी लुक वेरी नेचुरल, कि अपना हाथ मूव करें और स्टाइल नजर आनी शुरू हो जाए। पार्टिंग चेंज हो गई है, पहले पार्टिंग बीच की या साइड की होती थी, अब तो पता नहीं किस साइड की वो पार्टिंग होती है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू पार्टिंग परमानेंट हो गई है, ठीक है। उनका गैप जो है आईब्रोज के बीच से लेकर अब नीचे की तरफ आ गया इंडस्ट्री। सर अपने भी व्यूअर बहुत लोग हैं, अशोक जी, खलील जी, उदय टके जी, फाल्गुनी, ज्योति त्रिवेदी जी, अर्पणा, बहुत लोगों नमस्ते कर रहे हैं आप सब लोग को। और सर कोई कहीं जाएगा नहीं, हाँ पहले कह देते हैं। मैं फिर से सभी को हमारे क्वारंटाइन की ऐसा बोलूंगा कि
टेक केयर के साथ शुभकामनाएं करूंगा, और जितने भी लोग जुड़े हैं ना, उनकी स्माइल ऐसी बनी रहे हमेशा, भले हम क्वारंटाइन में रहे बट हमारी ब्यूटी बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग हैं ना, ये बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम सबसे। 100%। श्याम जी आपके लिए तो पर्टिकुलर, श्याम जी आपके लिए उदय जी ने तो पर्टिकुलर मैसेज लिखा है, आपने हाथ लगाया श्याम जी, बस हो गया। वो आप बात कर रहे थे, उसके पॉइंट है। उदय जी ने लिखा है, हाँ, वो नहीं आपने बोला कि एक 4.5 घंटे का मेकअप किया, कुछ नहीं किया फिर भी, तो शायद मुझे लग रहा है उसपे कि आपका हाथ लगा मतलब हो गया, फिर वो मेकअप की जरूरत नहीं है। उदय सर की बात चल रही है, तो उनकी एक ही खासियत बताऊंगा मैं। आज बैक स्टेज कभी इंसान बोलता है, वो उनके अंदर है ना बोलने की जो कला है ना, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया है ना सर, कि मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था मैं किसी को, कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ लोगों से, अपने आजू बाजू से पहले सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरी जी में शालीनता जितनी है, हरी जी में जितनी शालीनता है वो शायद किसी में नहीं होगी। उदय जी में क्रिएटिविटी की बात करूं, किस बात को कहाँ रखने की बात करूं, या किस जगह कौन से लोगों के साथ जुड़ने की बात करूं, बहुत ही सफलता से और सरलता से जुड़ते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उनकी खासियत दूसरी है कि उनका जो स्माइल है ना फेस पे, वो शाहरुख खान की तरह है वो है। सर मेरा अभी लास्ट उनके साथ था ना, तो मतलब मैं खुद भी वो इतना इम्प्रेस था कि नहीं, वो इतना स्माइली फेस था उनका, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, एकदम सेशन। और बहुत लोग अपने जुड़े बहुत है। तनवीर जी आपसे भी अपने टाइम थोड़ा कम ही बचा है, वैसे 1 घंटा होता है, 1 घंटा अपना हो गया है, ओवर जा रहे हैं अपने, क्योंकि सेशन बहुत और लोगों को बहुत अच्छी चीजें सीखने मिली। तनवीर जी अभी बताऊंगा कि जो बीसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपन करने वाले हैं, जो ये अहमदाबाद में होने वाला है, जो जिस प्लेटफॉर्म से बात करें उसके बारे में कुछ, क्योंकि स्टूडेंट लोग हैं, बहुत लोग हैं जो अभी देख रहे हैं अपने को, आप लोगों को, आपके चाहने वाले लोग बहुत हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे बीसा वर्ल्ड रिकॉर्ड एग्जीबिशन के बारे में? जी, मैंने बीसा के बारे में सुना है, और मेरे ख्याल से इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ज्यादा दे सकते हैं, बट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन करें। बीसा का जो मेरे ख्याल से जून में होने वाला था, शायद अब सितंबर के लिए पोस्टपोन हो गया है, राइट? और मेरे ख्याल डेट क्या है जी, इसकी डेट जो है 21 अभी सर सितंबर 21-22। हाँ, 21-22 है, और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप बताएं। मेरा व्यू ये है कि आई सपोर्ट बीसा, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे कर रहे हैं आप लोग। एंड आई वुड लाइक टू से विश यू गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में ज्यादा बताएं, क्योंकि आप ज्यादा इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बट आई हर्ड ए लॉट, सुना बहुत है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई इस बारे में। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सर, बस वो ऐसा है सर कि एक एग्जीबिशन कर रहे हैं जो अपने अहमदाबाद में सितंबर में है, और उसमें एग्जीबिशन के साथ में हम बहुत चीजें करें, क्योंकि एग्जीबिशन इंडिया में बहुत और वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो हमने ये सोचा कि कुछ चीज अलग करें, ताकि वो चीजें इंडस्ट्री का भला करे, इंडस्ट्री को आगे ग्रो ले जाए, और एक नाम बनाए। नाम बनाने की बात आती तो नाम बनाने, वर्ल्ड कहाँ कैसे नोट करेगा आपको, आपने ऐसा क्या किया ताकि वर्ल्ड नोट करे? तो उसके लिए हमने ये प्लान किया कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्यों ना करें, ताकि पूरा जो वर्ल्ड है वो नोट करे। जो अभी तक की बात वो ऐसी है कि अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो चाइना का ही है, और चाइना की बात है तो सर उसको तो वैसे भी अभी तोड़ना ही है, डबल रीजन हो गए अपने पास। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कर रहे हैं वो अभी अपने कुछ 2000 लोगों का एक टाइम पर एक ही जगह पर हेयर कट करेंगे, उसका अपने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। साथ में और बहुत सारी एक्टिविटीज वहां अपने करने वाले हैं, और एग्जीबिशन है, और आप सब लोग का सपोर्ट बिल्कुल बहुत अच्छा रहा है, और एकदम कोई दो राय नहीं है सर, और अच्छा करेंगे। और तनवीर जी मैं इसके लिए बोलूंगा कि हमने इसका जो शुरुआत की थी तो हरी जी घर पे मीटिंग हुई थी, और उसमें इस बीसा के लिए गुजरात वालों ने जितना अपना क्रिएटिविटी के लिए जो उत्साह थे ना, वो मुझे उस दिन फेस पे दिख रहा। मनोज जी से लेके पूरा टीम आए थे, राजेश जी, हमारे सलोन एसोसिएशन और सभी मिलके। और इसमें फिर वापस याद करूंगा मैं उदय जी को, इसमें उदय जी का रोल बहुत रहा है, हमें भी साथ में ज्वाइन करने के लिए नहीं यार, क्योंकि आपको पता हो तो उनको है ना मन संभालना, एकताओं से जुड़ना, यूनियन के साथ जुड़ना, उदय जी को बहुत बड़ा मैं उसको फख्र मानूंगा, कि वो गर्व मानूंगा उसके लिए, तो वो अच्छे से करते हैं। तो जब ये बात चली हमारे सामने कि भी हमें एक साथ एक फ्लोर के ऊपर 2000, 2500 या 4000 जो भी हमारा चाइना का रिकॉर्ड तोड़ के हमको खड़ा करना है, तो मैंने पहले बोला था कि इस काम के लिए मैं तुमको 100, 200, 500 में गिनती नहीं करूंगा, बट मैं मेरी तरफ से मेरे स्टूडेंट को भी डालूंगा, और इस काम के लिए सबसे पहले हम आपके साथ है।
तो बीसा के लिए फिर से एक बार मैं शुभकामनाएं करूंगा, पूरा महाराष्ट्र एसोसिएशन के लिए भी और पूरा ऑल इंडिया एसोसिएशन के लिए भी। और हमने शुरुआत भी कर लिया था, हमने फ्लोर भी आ गया था, तो आ गया कोरोना, नहीं तो भगवान करे तो हमारा काम हो भी जाता पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो थैंक यू सर, खूब आभार सर। श्याम जी आपसे पूछना चाहूंगा सर, आपके आज नीचे बहुत सारे स्टूडेंट और आर्टिस्ट तैयार हुए, तो ये बीसा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बताएं कि गुरु की परिभाषा क्या होती है, क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अरे ये चीज तो मुझे दिल की बात छेड़ने की बात है, लंबा हो जाएगा उसके लिए, बट मैं इतना ही बोलूंगा, समय बहुत कम है। और यदि कैंसिल होता है और यदि वापस रिपीट होना है तो अपन जुड़ सकते हैं बाद में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात इतनी है कि गुरु, अरे सर चल रहा है, कंटिन्यू। और गुरु की परिभाषा मेरी नजरों में, तो मेरी नजरों में बता रहा हूँ सर, कि मेरी नजरों में गुरु की परिभाषा होती है कि यदि हम किसी गुरु को महत्व दिया है या गुरु को माना है, तो फिर मैं एक दिन के लिए नहीं मानता हूँ। सही है। मेरे रियल में तो आपको पता है कि हरिशंकर मेरे सगे काका जी, आपको बताऊं, भाई नहीं है, चाचा भतीजे हम दोनों, बट मेरे लाइफ में मेरे लिए वो गुरु रहे हैं। बिल्कुल। और सेकंड मेरे लिए बताऊं तो अजय मेरी ऑनेस्ट के तौर पे मेरी जिंदगी के जो सबसे बड़े गुरु हैं, समझे, तो मेरी दादी माँ रही है ना। तो पर्सनली मेरा इंटेंस ये नहीं होता कि घर के सदस्य है, या जैसे पंडित दादा, तो वो भी तो गुरु है। या मेरे एक लिपस्टिक है ना ब्लेंड करना, या बेस सबसे अच्छा सीखा बनाना, तो मुझे भरत दादा से सीखने को मिला। हम दिल दे चुके सनम करते थे, मुझे याद है, और ऐश्वर्या राय का मेकअप करता था तो प्रदीप दादा थे, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया है। तो एक छोटा सा खाली दो बेस को कैसे मिक्स किया जा रहा है, ऐश्वर्या राय को नेचुरल बनाते, जो पिक्चर आई थी आपको ध्यान हो तो, समझे ना, ऐश्वर्या राय जी के इतना न्यूड मेकअप था उसमें, को पूछो मत। तो मुझे पता चलता था कि एक दुल्हन बनाया था उन्होंने क्या शेड यूज किया इसी आर्टिस्ट के ऊपर। और अभी ये नॉर्मल कैथलिक थी उसमें, कैथलिक गोवा का सीन था उसके ऊपर, और एक बहुत साइलेंट एंड कूल। तो मुझे पता लगा यार 0 से मिक्स कर दिया तो एकदम न्यूड बन गया है। और पंडित दादा ने ऐसे ही बताया था, मैं एक दिन मेकअप कर रहा था, पंडित दादा बोले, अरे किसको लगा दिया आपने, ये एली लगा दिया आपने, डी लगा दिया। मैंने सर अभी ये ऐसा सीन है इसके लिए। अरे तो सीन है तो क्या हो गया, तुमको पता है कि धूप में जाने वाला सीन, तुम इंडोर कर रहे थे ना, तो ये चलता था। अब आउटडोर जा रहे थे, नहीं चले, लाइट करो उसको पहले। तो वो मुझे सीखने को मिला कि यार ये आउटडोर का करने का बोला था, एली रोज उसी मेकअप को मैं रोज कर रहा हूँ। पता चल रहा वही आर्टिस्ट को मैं आउटडोर लेके जा रहा हूँ धूप में, तो दादा ने बोल दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा, उसको लाइट करो पहले। वो धूप में सनलाइट आती है अलग से और इफेक्ट ही अलग आएगा। तो इज अ वेरी नाइट के छोटे छोटे अपने गुरु से सीखने को पॉइंट मिलता है। और दूसरी बात परिभाषा मेरी गुरु की है कि मैंने जिसको गुरु माना है ना, वो मेरे जन्म तक मरूंगा जब तक रहेगा वो गुरु का सदस्य। और आज की जनरेशन, आज आपने सीख लिया, स्टूडेंट आपको प्यार है, इज्जत है, मान है, तो हेलो कर दिया, गुरु पूर्णिमा के दिन नमस्ते कर दिया, या जैसे उदय जी की परंपरा रही, हरि जी की परंपरा रही, और हमारे सभी श्रोताओं की अच्छे स्टूडेंट की तरह सभी लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा का दिन, सबका प्यार मान सम्मान, हार फूल। तो वो हार फूल से खुश नहीं हम, कि मिठाइयों से कुछ नहीं है, वो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जो भविष्य में जो ये देखते हैं शुभकामना, ये देखते हैं हम वो कितना आगे बढ़े हैं। बट आज के बच्चे क्या है, सीखा, आपने एजुकेशन ले लिया, बहुत अच्छे। आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं बड़े बड़े सैलून है, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, उसमें हमारे स्टूडेंट है, बट जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं कि हम श्याम जी से आए हैं, मैंने वहां सीखा है। मैं आपको बी ब्लैंड का बताऊं, आज भी मेरे 4 स्टूडेंट बी ब्लैंड में काम कर रहे हैं अनुजा के पास, समझे ना, और बड़े बड़े हेड सर फिल्म लाइन में आज अच्छे, और भगवान करो मेहनत की उन्होंने, और बहुत नॉर्मल फैमिली से थे जैसा मैं था। तो वो बात नहीं है कि आप मेहनत करो और आगे नहीं बढ़ो, बढ़ना सबको है, बट जो आपको गुरु अंगुली पकड़ा के रखा है ना, उनको उसी टाइम पे वही हाल थे। और आज भी तुम बड़े हो गए, इसका मतलब नहीं कि प्रणाम करना भूल गया तो प्रणाम करने में शर्म आ रही हो, है ना, या किसी को हेलो करने में भी शर्म आती है, या किसी को बोलते भी नहीं कि हमारे फाउंडर गुरु है, वो कोई अभी तो आई एम समथिंग ऐसा है। तो वो जो है डिफरेंट आज के जनरेशन, शायद मेरे लिए बुरी बात बोल रहा हूँ, अच्छी मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए वो अच्छी बात नहीं है। सही बात। मैं ये ऐड करना चाहूंगा आपके इस पॉइंट के साथ, जैसे कि आपने कहा आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया है, लोग है ना देख अप्रिशिएट नहीं करते, यहाँ तक कि नमस्ते या सलाम करने में ये झिझक करते हैं। बट ये जो छाप है ना सर श्याम जी, जो आपने सिखाया है, ये आज नहीं तो कल, जब वो इस प्रोफेशन में है 10 साल 15 साल 20 साल, वो उस चीज से मुकर नहीं सकते कि यू आर ए टीचर। उन्हें याद नहीं कि आपने उंगली पकड़ने सिखाई थी। ये आदमी का अभिमान होता है, या समझ लीजिए एक घमंड हो जाता है इंसान के अंदर। वो अपने आप के अंदर जब ताकत होती है, क्रिएटिविटी होती है, नाम होता है, तो अपने आप को महसूस करता है। बट जब वो चीज जानी शुरू होती है, दे रिमेम्बर यू नो देयर टीचर, कि ये टीचर था जिसने मुझे बताया था कि सीजर कैसे पकड़नी चाहिए, क्योंकि उसे कोई भूल नहीं सकता था। तो पीपल गोना बी रिमेम्बर इट फैक्ट। और ये हर किसी के साथ होता है, एवरी टीचर दैट आई रिस्पेक्ट माय टीचर,
मैं तो कहूंगा कि माय फर्स्ट टीचर इज माय मदर, देन उसके बाद मेरे बहुत सारे टीचर हैं जो गोद में मुझे बिठा के कहा कि बेटा यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ, यू हैव टू बी रिस्पेक्ट योर टीचर। तो सबसे बड़ी टीचर माँ है जिसने गोद में लिया है। और उसके बाद सारी टीचर हैं जिन्होंने उंगली पकड़ना, बाल धोना, ये इस प्रोफेशन के अंदर। और सबसे बड़ा जो गुरु है ना सर, आई बिलीव इट, वो होता है जब कोई कुछ बुराई होती है ना, उससे अच्छाई सीखने मिलती है, तो वो गुरु होता है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इट्स वेरी बैड फॉर यू, देयर इज अ वेरी बिग टीचर इन योर लाइफ। तो मेरे ख्याल से याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छाई तो लोग, बट बुराई करने वाला सबसे बड़ा गुरु होता है। गुरु की बात, सेकंड ऑप्शन मेरी नजरों में क्या है, मैं आपको बता दूं तनवीर जी, कि पहला तो होता है कि जिससे आप सीखते हो, जिससे जानते हो वो, बट उससे जो बड़ा गुरु होता है ना, जो आपके सामने रोज होते हैं, चाहे वो मेरे क्लाइंट हो, चाहे मेरे स्टूडेंट हो, चाहे आप उसको ऑडियंस मानते हो, वो ही आपको रोज सिखाती है। यार आपका अच्छा काम आया तो आपको तारीफ करती है, बुरा है तो आपको नकार देगी। तो मेरे लिए सबसे बड़े गुरु वो भी रहे मेरी लाइफ के, कि मैं हमेशा एक सेमिनार में बोलता हूँ कि मेरे माता पिता है, मेरे गुरु है, आप आदर्श हो जो भी समझो, पर उससे कहीं गुना ज्यादा एक गुरु का दायित्व मैं आपको भी देता हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पे टोका, रोका मुझे कि यार तुम सही नहीं कर रहे हो। तो ये ऑडियंस नहीं मेरे लिए, तुम मेरे लिए गुरु ही हो। सही। और मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, वैसे तो मुझे 4-5 किस्से, आप लेकमे में थे, आपको याद नहीं होगा, मैंने एक बार बोला भी था आपको, रात को हम लोग मलेशिया में, सिंगापुर, सॉरी श्रीलंका में थे तभी, तनवीर जी आपको याद हो तो, कि तनवीर जी है ना, जब इसमें थे लेकमे में, और ये टेक्नीशियन काम कर रहे थे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में, तो वहाँ शो चल रहा था पूरा इनका, लेकमे की पूरी टीम लगी हुई थी, और बहुत यंग और बड़े चांसी लगते थे, और अभी भी है वो तो भगवान की दुआ से। तो उन्होंने जो सीजर को पकड़ा, ऐसे ट्विस्ट किया एंड लाइक दिस, एक ब्लंट कट बाल किया पहले उन्होंने, वन लेंथ, ओके, एंड जस्ट वर्टिकल पकड़ा, उन्होंने ट्विस्ट किया पूरा, ऐसे लेकर घुमाया, और जो कट किया ना, वो कट से मैंने पूरा गुजरात में सेमिनार किया, मैं आपको बता दूं, क्या बात है, उस टेक्निक से। तो वो मेरे लिए है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीखने की बात थी आपसे, और आपको ये बात मैंने बोली थी, आपको याद हो तो, तब मैं जानता नहीं था आपको, और मैं एकदम सामने खड़ा था, इस बंदे ने ऐसा पकड़ा उसको, जो ट्विस्ट किया, वो आज भी मैं कर रहा हूँ। जोधपुर जगदीश भाटी को बता दूं, जगदीश भाटी जो, मैंने बहुत सारे को वो कटिंग सिखाई आप, और वो इतना अच्छा, तो वो मेरे लिए एक मायने, मैं बता रहा हूँ, हर पॉइंट से मैं सीखता हूँ सर। मैं आज भी वापस गर्व से बात बोलूंगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि मैंने बैंक सीखा ना, साधना कट करना जो आप बोलते हो, एक छोटा सा बैंक, वो मेरे बेटे को बहुत फेवरेट, मेरा बेटा मेरा गुरु उस मामले में, विवेक, वो जो बैंक करता है ना, आई लाइक दिस, मुझे लगता है मैं कब करना जानूंगा। और ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा तारीफ करने वाली बात नहीं कर रही, मेरे दिल से बोल रहा हूँ आपको। सही बात है। हरीश जी का देखो, आप एक चांस में कैंची मारते, हरीश जी आपको ध्यान हो तो, सीधा मशरूम कट आज की जमा चल रहा नहीं है, वो हरीश जी एक कैंची में कर डालते, तो मैं तो पूरा खत्म कर डालते, वो इतना इनका अच्छा टेक्निक है भगवान की कृपा से। क्या बात है। तो हर एक के अंदर एक हुनर है सर, आपको उसको लेना आना चाहिए, फिर आप उसको कैच करना आना चाहिए। सही बात है। तो तनवीर जी का वो दिन अभी तक भूला नहीं हूँ मैं। जसवीर जी के साथ पॉइंट बात नहीं लंबा कर रहा हूँ, इसलिए मैं टेक्निक बात कर रहा हूँ। मैं जसवीर के पास गया, पुणे, ब्राइड थी हरीश जी की, तो ब्राइड खत्म हो गई, जसवीर के पास पहुंचा, सर मैं जाता हूँ 10 मिनट देख रहा हूँ, अंदर जा रही लड़की, और 10 मिनट के बाद 10 मिनट से 15 मिनट उसका टाइम ही था, 12 बजे, 12:15 बजे, 12:30 बजे और 1 बजे से 4 कटिंग लेने का 15-15 मिनट में। जब वो बाहर आती थी ना सर, तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, उसका ब्लो ड्राई ये वो, तो जो उसका ब्लो ड्राई करने का टेक्निक था, ये जो फॉरवर्ड ग्रेजुएशन है ना सर, पहली बार लाइफ में फॉरवर्ड ग्रेजुएशन मैंने जसवीर से सीखा है। सही। एंड विद इन 2 मिनट टू 5 मिनट वो कट कर लेता था बंदा, और जब उसका ब्रश चलता था ना ब्लो ड्राई का, आई थिंक सो आज भी भूला नहीं हूँ सर मैं इसको। क्या बात। और सैल्यूट, आज भी मेरा जसवीर का नाम बोलोगे ना, मेरा वो इतना हक करेगा ना मुझे, कि मेरा पहला बंदा है। मैं 1 दिन का 1 घंटे का गुरु। मैं आपको बता दूं, आज एक श्रोताओं के लिए सीखने की चीज है। मैं जब उनके आया बाहर, और मैं बोला सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो बोले अरे सीखना चाहते हो तुम तो ऑर्डर के लिए आए हो। तो मैं बोला नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। तो क्या फीस है? तो उन्होंने बोला कि 20,000 रुपया, और मेरे जेब में 5,000 भी नहीं। मैंने बोला आज का ऑर्डर का पैसा 15,000 मिलेगा, हरी जी को देना पैसा तो, बट वो 15,000 लिया, गया, उनके हाथ में रखा, और मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना, आप यहाँ काम करें, मुझे सिर्फ यहाँ खड़ा रहने दो। और मैं खड़ा रहा वहां पे। कुछ ब्यूटिशियंस के नाम नहीं बोलूंगा, है बॉम्बे में आज भी टॉप लेवल पे, ओके। तो वो लगे, वो हंस रहे थे, यार ये दुबला पतला आया क्या सीखेगा पागलों की, सब 15,000 भर दिया अभी। और मैं आया 12 बजे और शाम को 4 बजे निकल भी गया वहां से। अच्छा। जब आज वो इंटरव्यू देखते हैं मेरे, आज बड़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ देखते हैं, तो मुझे लगता है यार वही बंदा है क्या जो ऐसा दिखता था दुबला पतला, और साला बोलने को नहीं आ रहा था, हिंदी सही ढंग से इंग्लिश बोलना नहीं आता था। उनको लगता है इंग्लिश बोलने वाला सब कुछ होते हैं, बड़ी मजाक उड़ाते थे आपस में। मैंने सुना भी उनका वो 4 घंटे का सेशन में, वो मैं नाम नहीं बोलना चाहता, अभी टॉप लेवल के है। और वो मुझे मिलते हैं ना, आज भी सलाम दुआ हक करके गले लगाते हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि सर आपकी परंपराओं को नहीं छोड़ना है, अपने गुरुओं का। वो मेरे लिए गुरु बन गया जसवीर उस दिन से। क्या बात है। 4 घंटे में एक भी कटिंग नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ मात्र देखा मैंने वो कैंची कहाँ मार रहा है, बस
हमको होता ना, मुझे तो एक ही दिखता है कि आँख कहाँ है। अर्जुन को पूछा गया कि भाई आँख कहाँ है, मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। सही बात तो है। आप किससे लोगे ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, चाहे भोला जी से, आपके साथ दो दाढ़ी फ्रेंच, नाम भूल रहा हूँ मैं, लास्ट शो में कर रहे थे बैक स्टेज, हाँ है ना, एकदम गोरे अपने अहमदाबाद टीम के, हाँ सो ब्यूटीफुल, सो कलर कट करे थे बाहर। तो मैंने नोट किया कि बंदे का हाथ चल रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं और आप अच्छे हैं, आप जो अच्छा कर रहा है ना उसकी प्रशंसा को भी करनी चाहिए, और अच्छा करे तो अपने आप को सीखना भी चाहिए, सही फिर वो बात छोटा बच्चा भी क्यों नहीं हो। सही बात है। सही बात है। ये आपके सही में सच बताओ सर, जो हमने सोचा था कि गुरु की परिभाषा जो होती है सच में एक गुरु से ही मिलती है, और ये समझने वाले होते हैं ना, वो उनको समझ में आ ही जाता है सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये चीज़ जिंदगी भर याद रहेगी सब। मैं अभी ये कहना नहीं चाहिए, वापस तनवीर जी सुन रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र, छोटे भाई है वो। अभी आपको ध्यान हो तो विपुल जी का और आलिम जी का लाइव चल रहा था, ओके। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि आज के ज़माने में कोई सीखता है ना, तो मेरे पास इसलिए नहीं आता है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊं, वो ये सीखने आता है कि यार मैं किसी न किसी हीरो का हेयर स्टाइलिस्ट बन जाऊं, हाँ या वो ये सोच के आता है कि यार मैं आलिम के पास जाऊंगा, 2-4 कस्टमर बड़े बड़े पकड़ लूंगा हाँ और मेरा पर्सनल मैं उनका हो जाऊंगा, और बस वो ये सोच के पहले से नीति खराब करके आते हैं, तो कहाँ से आर्टिस्ट बनेंगे। सही बात है। कोई ये सोच के आता है कि मेरे बाजू में इससे बड़ा सलून बनाऊंगा, वो 5,000 ले रहा है तो मैं 10,000 लेके बताऊंगा, सही है। एज ए स्टूडेंट बनो ना मेरे, बट मेरे बाजू में करो ना, मैं कहाँ मना करूँ। वो तो सोच के कोई नहीं आता है, पहले से नीति खराब करके आता है, तो वो कहाँ से गुरु की परिभाषा समझेगा। वो थोड़ा सीख जाता है, आई एम समथिंग, 2 आर्टिस्ट ने बाल कटवा दिया, फोटो निकलवा दिया, तो बस, तो समझ लो फिर। आज यदि कोई लाइव में सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितने जन देख रहे हैं, मेरे दोस्त है, मेरे साथ ही काम किए बहुत जन, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था मुझे हम टीम में कि यार ये तो फोटो निकालता है फिर के साथ में, या जाके खड़े हो जाता है, इसको कुछ काम आता नहीं है, और बस इंडस्ट्रीज का। जबकि मैं काम छोड़ दिया था काफी टाइम के बाद, अभी लास्ट 10 साल तो मैंने बहुत, मैंने इरफान जी को, आज मैं बता रहा हूँ आपको, इरफान जी को छोड़ने का वही रीजन था कि धनतेरस का दिन था और मेरा 100 कटिंग अपॉइंटमेंट छोड़ के सर इस पिक्चर के लिए मुझे बुलाया गया। आधे घंटे का मैं बोला भी सर आधे घंटे ज्यादा रुकूंगा नहीं मैं। उनको दाढ़ी में कलर करना था, आपको बता दूं, बालों में तो कर दिया था, बाद में पता कैमरे में कभी दाढ़ी को भी कलर करो, तो दाढ़ी आधी जगह थी आधी जगह नहीं थी, वो नकली दाढ़ी लगानी पड़ती थी, और बहुत सारी छोटी छोटी दाढ़ी थी, हफ्ता 10 दिन की, तो वो कलर आने सा नहीं था, तो भी मुझे पूरा दिन लगवा दिया, वैन नहीं मिली, ये नहीं मिली, और मैं छोड़ा आज के बाद आपका करूंगा, बट मैं आउटडोर या कुछ नहीं करूंगा। तो पॉइंट मेरा ये था कि किसी ने बोल दिया कि यार ये तो फोटो निकालता है फलाना ठिकाना, मैं बोला ठीक है सर, और यकीन मानो उस बात को, मैं कोई चीज को पकड़ लेता हूँ ना, फिर उसको मैं सोच लिया ना कि मुझे बनना है। आज आपको बता दूं, मैं 40 से 50 लीड आर्टिस्ट मेरे पास सैलून पे होंगे, चाहे मेरे से, निक्की से, विवेक से, और अपॉइंटमेंट लेके बकायदा एक क्लाइंट की तरह, रिस्पेक्टेड लोगों की तरह, और सभी लोग उतने ही खुश, उतने पारिवारिक लोग हैं। तो कोई काम छोड़ दिया या किसी का फोटो निकालने से आप आगे नहीं आओगे। मैं सनी देओल साहब से झगड़ा हुआ था एक बार, है ना, अर्जुन पंडित के टाइम में, क्या बात है। वो बोल नहीं सकता मैं आपको, वो बहुत बड़ा किस्सा है वो भी, मैंने फोटो निकाल के उनको इतना ही पूछ लिया था मैंने कि आपका सर हेयर वीविंग किसने किया, तो उसने बोला तो मैंने पर्सनल बात में कौन पूछने वाले होते हो, ठीक है। मैं बोला सर बहुत अच्छा किया, हम भी करते हैं, तो मैं चाहूंगा कुछ नहीं होता तो हम उनसे करवाए, तो उन्होंने बोला मेरी पर्सनल, मेरा कैमरा लिया, उठा के तोड़ डाला, और अनुज जी के साथ ही था, मैं अनुज जी के साथ बहुत सालों से कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूसुफ दादा है हमारे, उनको हेमंत सर आज भी कर रहे हैं, उनको बहुत भड़क गया यार ये कौन बंदा है जिसको ये कर दिया, मेरी पर्सनल लाइफ पे वो पूछने वाला कौन है। तो मैंने उनको बोला सर धर्मेंद्र जी के साथ भी मेरी बहुत फोटो है, वो मेरी फोटो दीवार पे लगाने से है ना मेरे नाम नहीं होने वाला, मैं काम करूंगा ना। तो मैं जैसे ये बोला और भड़क गया होता, यार तो गेट आउट, रावत साहब ने बोला कि यार निकलो यहाँ से बाहर, नहीं तो शूटिंग रुक जाएगी मेरी। तो किसी कला का सम्मान करना, किसी को आदर देना, आपने गलत बात पूछी क्या? सही बात है, सही बात तो है। हमारा आलिम सर बोलते हैं ना, हम कोई आर्टिस्ट से काम करते हैं ना, तो हम भी कंपटीशन के लिए नहीं करते, बट लड़ते हैं उनसे भी, हेल्थी लड़ते हैं। उन्होंने एक शब्द बोला था, हेल्थी लड़ते हैं। हेल्थी का मतलब होता है आपको कोई लुक करना है ना, तो आपको मनाना नहीं है, उनको समझाना है कि यार ये अच्छा आपके लिए क्या है, आप आर्टिस्ट हो आखिर में। सही बात है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप हेल्थी झगड़ा करो, प्यार करो, बेबत करो, काम भी करो। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने अपने काम को तजुर्बा देते हैं ना, तो ही आपको बुलाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बुलाएगा। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच सर। और तनवीर जी, अभी ये महामारी चल रही है, ठीक है, महामारी में बाहर आने के बाद हम लोग, हमारे बिजनेस और जीवन में कैसा ऐसा प्रतिक्रिया रहेगा जिससे हमें काम करने का और जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जीने के लिए भी? देखिए, ये वाकई में बहुत बड़ा महामारी का वक्त चल रहा है, और बड़ी फिक्र वाली बात है, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होती है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये खुलने के बाद व्हाट गोना बी हैपन, क्या होगा।
राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त इस महामारी के बाद जो है काफी लोग जो है काफी सैलून्स बंद हो जाएंगे, ये फैक्ट है, ठीक क्या है। बात। कि लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं दे गोना बी लूज देयर जॉब, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी, क्यों हाँ। जब सैलून खुलेंगे तो आप ज्यादा एम्प्लॉय को अंदर एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। कम एम्प्लॉयज होंगे, कम हेडर्स हो, तो कितने लोग हैं जो दे स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब। राइट। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है ना, वी हैव टू कम्युनिकेट, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेट करते रहना है, हेल्दी कम्युनिकेट करते रहना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी फैमिली को पालते हैं, अपने घर वालों को पालते हैं, और हर तरीके की मदद करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक आदमी अपने के घर लोगों को के लोगों के घर का खर्च चलाते हैं, खाने पीने का खर्च। सही बात है, सही बात है। बहुत बड़ी फिक्र वाली बात है हम लोगों के लिए। तो हमें करना क्या चाहिए, जो इसके लीडर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो स्मॉल प्रोफेशन के अंदर हैं, इसी काम के अंदर छोटे लेवल पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं छोटा तो नहीं होता, बट दे आर डूइंग इन स्मॉल सेक्शन पे करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट जरूरी है, उनका हौसला बढ़ाते रहना जरूरी है, और उनको स्किल के अंदर, स्किल क्या है आज के टाइम, जो सबसे बड़ी स्किल है वो है इम्प्रूव योर हाइजीन लेवल, ठीक है। देखिए, जब हमने हेयर ड्रेसिंग शुरू की थी, आज भी जब पढ़ाते तो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ही आता है सलून के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एप्रन नहीं पहनते, ऐसा नहीं कि हम लोग ग्लव्स नहीं पहनते, ऐसा नहीं है सलून के अंदर कि हम लोग मास्क नहीं पहनते, ये पहले भी करते थे हम, बट अब क्या हुआ, इट बिकम ए मस्ट, अब वो जरूरी हो गया है। और सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है, ये फर्क पड़ने वाला है जो स्मॉल लेवल पे सलून चलाते हैं, उनके लिए बड़ा फर्क वाली बात है, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो हमें उनकी फिक्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी श्याम जी का सलून है, मेरा सलून है, डेफिनेटली वी कैन अफोर्ड हाइजीन लेवल ऑल्सो। हम 100, 200, 400, 500 किट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन जनरेट मनी ऑल्सो फ्रॉम ए क्लाइंट, बट उनके जो बहुत, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा तादाद है, ऐसे लोगों को हेल्प करना बहुत जरूरी है, उनके लिए कम्युनिकेट प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ सच बोले, झूठ ना बोले, उन्हें दिलासा ना दे कि एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि इस वक्त जो है, जब तक हमारी वैक्सीन या कोई दवा नहीं बन जाती, हमें इस वायरस के साथ जीना है, और हमें सच बोलना है। अगर हम सच बोलते हैं उनके साथ, तो उनके साथ हमारा और हमारे साथ उनका जो रवैया है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस वजह से होगा क्या कि हमें कोई भी सोल्यूशन जो है इस महामारी के अंदर, जो सोल्यूशन है उसे ढूंढने में बहुत मदद करेंगे वो लोग, अगर हम सच कहते हैं तो सच का साथ, दिस इज आई बिलीव इन, एंड इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीजें देखिए आज के टाइम पे इंटरनेट पे चीजों पे अवेलेबल हैं, हाथ धोना है, ग्लव्स पहनना है, एप्रन पहनना है, वो हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने वीडियो बना के डाली, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट एक अच्छा कम्युनिकेट करना, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे स्टूडेंट है, वो किस स्थिति में, उनका ख्याल रखना जरूरी है, और हम कोशिश करें कि उनकी स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव करके हम ये भी कर सकते हैं सैलून के अंदर उन्हें हाइजीन लेवल को सिखाएं, और ताकि उनको मदद मिले कहीं पर अगर वो जॉब करते हैं। सही। तनवीर जी, कल हमने बुलाया सैलून पे, मैंने जो किट बनाते वगैरह उनको, और पूरा डिटेल जाना कि भी हमारे पास ग्लव्स से लेके या क्लाइंट को देने के लेके, एप्रन से लेके, जो भी यूज एंड थ्रो वाला हो, चाहे जो अपने स्टाफ है उनको पहनने के लिए, सर वो 900 to 800 से स्टार्ट हो रहा है किट एक नॉर्मल। तो मैंने उसी टाइम ये बात सोची जो आपने बोला कि जो भी नॉर्मल सैलून है वो बेचारे 60 रुपीज, 100 रुपीज या 80 रुपीज या 20 रुपीज में भी बाल काटने वाले हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? मुझे ये बात की चिंता लग रही थी कल से आप, ये बात, और वो तादाद कितनी हायर आप समझ सकते होंगे आप। तो हम नहीं चाहते कि किसी का बिजनेस तो बंद हो, बट अब जो जनरल फैमिली है, जनरल पब्लिक है, वो डबल पैसा दे नहीं सकती, उनके पास अर्न ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? बट जो काम कर रहा है उसको तो सेफ रहना ही रहना है, तो कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, या शायद उनको कोशिश करनी पड़ेगी बदलाव के साथ चलने की। अब वो किसी मदद के रूप में आवे या खुद को लेके करना पड़े, ये एक तरह से एक अच्छा होगा। मैं इस बात को तनवीर जी बोलूंगा कि जब मैंने भाईंदर में शुरुआत की थी ना, शायद तनवीर जी हाँ है, सुन रहे हैं? मेरे को लगा स्टॉप हो गया। मैं जब भाईंदर में शुरुआत की थी, आपको लगता था, आपको बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे कि भाईंदर में चौपाटी पे लोग मीटिंग करते थे, ऐसा जो बीच है हमारा, समुद्र किनारा, और मैं उनको हॉल पे लेकर मीटिंग करने लगा। फिर मैंने स्क्रीन लगाई वहां पे, वीडियो कैसेट दिखाई उनमें, फिर बाद में मॉनिटर लगाने लगा कि भी जब मैं 2005 में 4 से जब सिंगापुर जाने लगा, वहाँ सीढ़ी लेकर तो सीढ़ी दिखाने लगा, और उनको सबसे ज्यादा ये बोलता था कि आज खाने पीने की पार्टी, ये नहीं बोलता था सीखने वाली पार्टी है। तो लोग सब समाज के जुड़ते थे, यहाँ तक कि मैं उनको भी जोड़ा जो लोग फेरी करते थे,
ये मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं भाईंदर में जोड़ा सबको, और ये सिखाने की कोशिश की कि आपको बदलाव क्या लाना जिंदगी में, इस सब बाल काटने का काम नहीं करना खाली आपको। तो वही समय मुझे आज याद आ रहा कि अभी उनको और कैसे अपडेट करना है, कहने का मतलब। तो अब जाके वो मीरा भाईंदर हो चाहे राजस्थान हो, हरी जी ने बहुत काम किया, उदय जी ने किया, तनवीर जी ने किया, ऐसे जो भी एजुकेशन देते गए, हमने अपना बदलाव लाया समय समय के अनुसार। तो अब ये बदलाव के लिए भी हमको तैयार करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और उनके साथ किसी न किसी रूप में खड़ा रहना पड़ेगा अपने को। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और एक सबसे बड़ी बात और है, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जितने भी डिस्पोजेबल स्टफ हैं, अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त के लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर इसे प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए, क्योंकि जो भी मटेरियल है ना, दैट इज ऑल लाइक मेड बाय प्लास्टिक। ठीक है, के आपके ग्लासेस हैं, आपके जो एप्रन्स हैं, वो भी उसका मटेरियल है। तो उसे डिस्पोज नहीं किया गया तो पर्यावरण की दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, जिससे अभी हम, तो इसका भी एक सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस महामारी में हम सब मिलकर साथ रहें और लोगों को अवेयर करते रहें। ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखें एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कम्युनिकेट करते रहें और लोगों को ये है कि जितना हो सके एजुकेशन दे। दिस इज अवर ड्यूटी राइट नाउ। बिल्कुल सही बात है सर। अभी हम सब लोग बीसा के पेज पे लाइव हैं और काफी लोग पूरे इंडिया से लोग अपने आपको देख रहे हैं, आपकी बात और आज की जितनी सारी बातें की आप लोगों से, और जो छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें बताई आपने, उससे बहुत लोगों को फायदा होगा, कुछ चीजों का इंस्पिरेशन मिलेगा इस टाइम में। और कई टेक्निकल चीजें भी आपने बताई, उससे भी लोगों को बहुत सारी चीजें का फर्क होगा उनसे भी। सर जाते जाते एक तो आप लोग पधारे, उसका खूब खूब धन्यवाद बीना जी। और बहुत लोग हैं सर जो आप लोगों को, मतलब आपके चाहने वालों की तो क्या बताऊं, नाम बहुत लंबा लिस्ट हो गया है, मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा आपके लिए। और सर जाते जाते आप सबके आशीर्वाद और कुछ 2 लाइन आप अगर बताना चाहे क्या अभी के टाइम में या क्या, तो उसके साथ ही अपने ये प्रोग्राम खत्म करते हैं आज का सर। ओके, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में अपने आप को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसी चीजें देखें जिसमें आपको ताकत मिले, हिम्मत मिले, हौसला मत हारें। ठीक है, ये बहुत बड़ा बुरा वक्त हमारे साथ गया है, ये 3 महीने का। इसमें वी लॉस बिजनेस, वी लॉस मनी, वी लॉस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। और इस वक्त जो है को ट्रस्ट दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जब कोई क्लाइंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो नहीं पूछता कि डॉक्टर ने धोया नहीं धोया, आपने हाइजीन किया नहीं किया, बट क्योंकि वो इस तरह की इमेज डॉक्टर की वो नहीं पूछता, हम नहीं पूछते। पर व्हेन दे कम टू द सैलून, द पीपल गोना बी आस्क क्यों आपने कौन, आपने सीजर धोई, आपने ब्रश, आपने हाइजीन किया। तो उसके लिए उसे हर्ट ना करें, अपनी इमेज को, अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखें और अपने आप को इंस्पायर करें। मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, मेरी एक बुक है बिटवीन मी, ये दिस इज रिटन बाय अपर्णा शर्मा। अपर्णा शर्मा एक HR लेडी हैं और ये पूरे काम करती हैं, जिन्होंने मेरी बायोग्राफी बुक के अंदर लिखी हुई है, बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन यू एंड मी, राइट, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, राइट। और बहुत अच्छा इसका बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन सर तनवीर जी। मुझे पता है जब ये आपने विमोचन किया था तो आपने FD पे डाला था, तो मैंने उसका उस टाइम भी आपको बोला था कि मौका मिलेगा तो हमको भी पढ़ के कुछ उसमें ज्ञान मिल जाए। के लिए सर गिफ्ट रखी हुई है, कुछ लोगों के लिए गिफ्ट रखी हुई है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि क्या होता है कि सर मैं वापस बात करूंगा इससे। जब बायोग्राफी की बात आती है तो लोग एक ही बात आजकल चलते हैं, ऋषि साहब हमारे ऑफ हो गया, कहना नहीं चाहिए, बट उसका सब्जेक्ट इतना खुल्लम खुल्ला प्यार करेगा, ऐसा कुछ है हमारे लिए इसमें कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। सर बहुत अच्छा एक कन्वर्सेशन रहा, आई बिलीव इन थिंग। ठीक है, और मैं चाहूंगा जसवंत जी आप इसी तरह से इसे और आगे बढ़ाते रहें, और हम बीसा के साथ हैं, आप जब कहें हम खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, आपका खूब खूब धन्यवाद। ये पंक्ति एंड होने के, हाँ, पंक्ति एंड होने से पहले मैं इतना ही कहूंगा, मेरी हमेशा एक पंक्तियां है 2 जो मेरी फेवरेट रही है, और मैं जब भी उदास होता हूँ, या आप लोग भी शायद सीख लोगे तो अच्छी बात है, ऐसा मेरा मानना है। सीखने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा करो, तो वो मुझे मैं मन में दोहराता रहता हूँ कि जिंदगी की ऊंची उड़ान अभी तो बाकी है, जिंदगी की ऊंची उड़ान अभी तो बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी तो बाकी है। खास तौर से मैं पंक्ति आज इसलिए बोल रहा हूँ अभी ये कि आप बीसा का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ओके, और जिस लेवल पे अपने को जाना है, खास तौर से जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की है, उस वजह से मैं खास इसको याद दिला रहा हूँ। ये पंक्ति मैं वापस स्टेज पे आपसे ही बुलवाऊंगा
याद कर लेना कि जिंदगी की ऊंची उड़ान अभी तो बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी तो बाकी है, नापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, नापना तो पूरा आसमान बाकी है। तो अभी आपको अभी बहुत कुछ करना है। बहुत बड़ी 2 लाइन में बहुत बड़ी बात बता दी सर। तो ये बीसा उसलिए नहीं है कि खाली मुट्ठी भर से हम खुश हो जावे, अभी आसमान नापना बाकी है ना, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और आपका सबका सहयोग की है बिल्कुल, और रहेगा ही, और आगे जाएंगे। सर जाते जाते सबको बता दूं कि ये पूरी बात जो अभी तक की जितनी भी सर की बात है और इन लोगों की जो भी आपको बताई गई है, ये अपने बीसा इंटरनेट पेज पे लाइव है, उसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले, और लोगों जो नहीं अभी देख पाए जो टाइम की वजह से, उनको भी पता चले। और सर जाते जाते अपने कोरोना, अपने जो वॉरियर्स हैं, जो अपने कोरोना के योद्धा हैं, उनको सलाम देते हुए सर नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी परिवार के साथ नहीं, अपनों के साथ बैठा था बस। थैंक यू सर। बाय। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सभी को, मैं फिर से वापस सभी का, और हमारे पूरे गुजरात की टीम को फिर से थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रकाश, थैंक यू सो मच जसवंत जी। एंड ये हमारा प्रोग्राम पूरी यूनिवर्स जाए, पूरी दुनिया में जाए, लोग देखें, चीज को पसंद करें, यही हमारी। और खास तौर से जसवंत जी को तो इसलिए थैंक्स कि वो पर्दे के पीछे रह के हमें गाइड कर रहे हैं, और मुझे चेहरा दिखता तो खुशी होती है ना, ऐसा मुझे उसको वो मैं मिस कर रहा हूँ बस। सर थैंक यू वेरी मच। बस अभी 1 सेकंड के बाद अपने रखने के बाद अपने पेज पे आप मुझे देख लीजिए। चलो सर, थैंक यू वेरी मच।